नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। आइए आज कहानी कुर्सी की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की कुछ खबरों के साथ, जहां पर शुभेंदु राजवे योगी स्टाइल में अपराधियों का हिसाब हो रहा है। जो बड़ी खबर वहां पर बनी हुई थी 2 रोज से, बरुईपुर रेप मर्डर केस, एक छोटी सी बच्ची का दुष्कर्म और उसके बाद हत्या का मामला था, और इसका एक आरोपी है प्रभास मंडल। उसका एनकाउंटर हो गया, प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस कल रात 12:45 पर प्रभास मंडल को क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने साथ लेकर के गई थी, और यह बताया गया पुलिस के द्वारा कि इस दौरान वो पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। इतना नहीं, उसने पुलिस पर गोली भी चलाई और इसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। आरोपी प्रभास मंडल को गोली लगी, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका, उसकी मृत्यु हो गई। अब इस मामले में फिर टीएमसी जो है उसने वो कह रही है कि ये तो योगी मॉडल 2.0 है, और पश्चिम बंगाल के अंदर अब कानून का राज नहीं चलता, जंगल राज है, मतलब एनकाउंटर पर भी पॉलिटिक्स। इससे पहले 5 जुलाई को इस मामले में एक मॉब लिंचिंग भी हुई थी, जब भीड़ ने दुष्कर्म के आरोपी या हत्या के आरोपी समझकर एक व्यक्ति को पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। और बाद में पता चला कि भीड़ ने जिस इंद्रजीत तांती नाम के शख्स को मारा था वो पूरी तरीके से निर्दोष था, उसका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं था। इस मामले में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि एक और आरोपी कबीर मोल्ला, उसको नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट से गिरफ्तार किया गया है। बच्ची के साथ रेप और फिर उसका मर्डर करने के मामले में अब ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ चुकी है, और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पीड़िता के फेफड़ों में गंदा पानी मिला, मतलब पानी में फेंके जाने तक वो जिंदा थी। सोचिए कितना जघन्य हत्याकांड है ये। नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के कई निशान मिले हैं, उसके सर पर गहरे घाव के निशान हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मौत की वजह बहुत ज्यादा खून बहना और डूबने से दम घुटना हो सकता है। लेकिन इस एनकाउंटर पर कैसे राजनीति हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एनकाउंटर को जंगल राज बताया और कहा कि बंगाल के लोग अब नए बंगाल का स्वागत कीजिए, जो अब यूपी 2.0 बन चुका है। ये महुआ मोइत्रा का पोस्ट है। उनके और सीनियर सांसद जो हैं उनका स्वागत रहा है। उन्होंने भी कहा कि किसी भी सूरत में एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए था। जब पकड़ा ही गया था, वो पुलिस की गिरफ्त नहीं था, उसने भागने के प्रयास में और गोली चलाई, तब उसका एनकाउंटर किया गया। उनका कहना है कि हर हाल में उसको न्याय अदालत से ही मिलना चाहिए था। तो इस पर अब लोग बात करते हैं, क्योंकि कल भी इस प्रोग्राम में चर्चा हो रही थी। समीर जी ने भी थोड़ा गुस्से में कहा था कि ऐसे आरोपियों को तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब एनकाउंटर तो हो गया, अब ये एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाएंगे, ये भी ठीक है, लेकिन जब तक कोई बात पुख्ता और कोई और वर्जन सामने ना आए, तब तक आपको पुलिस की बात पर यकीन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पुलिस कह रही है कि आरोपी ने हथियार छीना और उसने गोली चलाई पुलिस के ऊपर, इसलिए हमको एनकाउंटर करना पड़ा। चलिए समीर जी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि समीर जी ने कल इस बात को कहा था। देखिए, तो आज एनकाउंटर भी हो गया। नहीं, पुलिस ने बताया कारण कि भाई मतलब पुलिस उसको पकड़ कर लेकर आ रही थी, लेकिन इस तरह के जो अपराधी होते हैं, इस तरीके से जो राक्षस होते हैं, जो वो ना किसी महिला का सम्मान करते हैं, ना पुलिस कस्टडी में आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से हरकत करने की कोशिश की कि पुलिस के हथियार छीन कर हमले की, तो पुलिस ने बताया कि उसको मार दिया गया। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से लोगों का यही यश होता है कि जो इस मानसिकता के लोग होते हैं, इतना जघन्य हुआ है कि उस बेटी को मतलब उसने वो जिंदा थी, उसके बाद उसको बोरे के अंदर बंद किया गया, उन्होंने उसकी सांसें चल रही थी, उसके बाद पानी में फेंक दिया, तो पानी में डूबकर उसकी मौत हुई है। मतलब दिल दहलाने वाली, मतलब पढ़ा तो कितना दर्दनाक ये पूरा वाकया था। उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से काम किया, और सम्राट बात कही थी कल, उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में पुष्टि हुई है, बिल्कुल पानी में फेंके पानी के कारण ही मारी गई है वो, और ये इतना दर्दनाक था। तो मुझे लग रहा है कि लेकिन एक वो गलत हुआ कि जिस व्यक्ति का कोई लेना देना था, भीड़ ने उसको पकड़ के पीट के उसको मतलब उसको मॉब लिंचिंग हुई, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस मामले में जब भीड़ मतलब आक्रोशित होती है, गुस्से में होती है, तो परिवार के लोग, समाज के लोग, आसपास के लोग वो उनको मतलब सुध-बुध खो बैठते हैं। तो जिस पे शक होता है, जो मिल जाता है, इनको लगता है यही है, तो उसको वो सुनते नहीं, मार देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हुआ है, एक नर पिशाच मारा गया जो टीएमसी कह रही है, और यूपी में भी जब भी कभी कोई एनकाउंटर हुआ, ऐसा मुझे याद आ रहा है, एक तेलंगाना का मामला था, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे, और उसमें तो 3-4 आरोपी थे, आरोपी, उनका कुछ घंटों में एनकाउंटर कर दिया गया था। तो इसको अब लोगों की भावनाओं को, गुस्से को शांत करने के लिए ऐसा पुलिस करती है, या सरकारें जो है पुलिस को छूट दे देती हैं ऐसा करने की, ये आरोप लगते हैं, जो बंगाल में भी लग रहे हैं।
लोगों की भावनाओं को शांत करने से ज्यादा समाज को सुधारने का ये वो दानव, ऐसे दानव लोग सुधर नहीं सकते। आप उनको जेल में भेजोगे, वो जेल में हत्याकांड करेंगे, जब बाहर निकल के आएंगे सजा नहीं होगी, तमाम तरह से बचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग समाज पे बोझ है, ऐसे लोगों से जितने जल्दी आप अभी भी मानते हैं जिन भी परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ ठीक हुआ? बिल्कुल, ये रेस्ट ऑफ द रेस्ट केस में आता है, ये नॉर्मल मामला नहीं था। इस मामले में पुलिस ने बिल्कुल एकदम ठीक किया। मैं आपको शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री का बयान सुनवाता हूं। विजय त्रिवेदी जी भी आ गए प्रोग्राम में, सर स्वागत है आपका। शुभेंदु अधिकारी कल पीड़ित परिवार से वो मिले भी थे और उन्होंने डीजीपी को 3 दिन का वक्त दिया था और कहा था 3 दिन में जांच पूरी करके मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। साउथ 24 परगना के बरुईपुर इलाके में शनिवार को इस बच्ची को किडनैप किया गया था और इसके बाद बच्ची की लाश तालाब से मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें गैंगरेप की पुष्टि हो गई। शुभेंदु अधिकारी शुरुआत से इस मामले पर बहुत सख्त थे। उन्होंने कहा था कि हम अदालत में भी आरोपियों के लिए डेथ पेनल्टी की मांग करेंगे और डेथ पेनल्टी की मांग की नौबत नहीं आई। हालांकि और आरोपी हैं इस केस में और 3 और आरोपी हैं जो पुलिस के पास हैं। एक का एनकाउंटर हुआ है और जो मॉब लिंचिंग में व्यक्ति मारा गया उस घटनाक्रम में भी कई गिरफ्तारियां की हैं। उसके बारे में भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा था ये मॉब जस्टिस भी हम नहीं चलने देंगे। सुनते हैं एक बार उनकी बात। যত পুলিশের গাড়ি ভেঙেছেন, রেল লাইন উপড়েছেন, প্রায় অ্যাপ্রক্স 200 আইডেন্টিফাইড হয়েছে, প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করা হবে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে 4 জনের মধ্যে 3 জন ধরা পড়েছে, আরেকজনকে ধরতে হবে, ওটা আমরা করছি। রিগার্ডিং কম্পেনসেশন, রিগার্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্স আমরা দুটো পরিবারের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা কিছু কথা আমাকে বলেছে। আমি ডিজিপিকে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। তিনি আমাকে আমি যা ফাইন্ডিংস পেয়েছি ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর রয়েছে প্রসিডিওর অনুযায়ী একটা রিपोर्ट देवें। क्या कहेंगे इस पर विजय जी? एनकाउंटर पर कल भी बात हो रही थी, एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो घटना हुई वो तो बहुत ही दर्दनाक है, उसमें तो कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता कि इतना दरिंदगी वाला मामला है, गंभीर मामला है। बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद जो दूसरा भी हुआ कि मॉब लिंचिंग हुई, वो भी घटना दुखद है, वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ही मानता हूँ कि कानून का राज है ना हमारे यहाँ, तो वो जो कानून का राज है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और यदि ऐसे किसी भी नाराज़गी में किसी भी चीज़ पर एनकाउंटर कर दें तो फिर तो कोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये तो कंगारू को तो कैविएट तो देना ही पड़ेगा ना सर। कैविएट क्या? एनकाउंटर ही गलत है, इसमें कैविएट क्या है? नहीं, अब एनकाउंटर तो कई परिस्थितियों में करना हाँ, वो मजबूरी भी हो जाती है। तो वो ऐसा पुलिस तो मजबूरी ही बताती है ना सर। ठीक है, वो ठीक है। चलिए इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर गलत है हाँ। तो भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पुलिस को बचना चाहिए हमेशा ही एनकाउंटर से, और एनकाउंटर कहीं नहीं ले जाते आपको। क्या उससे अच्छा चलिए आज हो गया तो अगले 5 साल बंगाल में कोई बलात्कार नहीं होगा, इसकी गारंटी है? सर उसके इससे कुछ बाकी लड़कियां बच जाएंगी ना कम से कम। नहीं, वो तो फांसी होती, वो जेल में होता, तो उससे तो कोई दोबारा एनकाउंटर नहीं होने वाला था, मतलब उससे तो कोई बलात्कार दोबारा नहीं होने वाला था। मुद्दा यह है कि हमको सोचने की ज़रूरत होती है। हम बहुत उसमें रहते हैं कि गुस्से में, और मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई भी देश संविधान और कानून से चलना चाहिए। कानून में जो सज़ा हो वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। फांसी की सज़ा हो, फांसी होनी चाहिए। मैं तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की तरह भी उसको देखता हूँ, और बहुत गंभीर मसला है। लेकिन जब भी हम ऐसे मसलों पर ये सवाल खड़ा करते हैं तो लोग समझते हैं कि आपको तो तकलीफ नहीं है इस बात की। नहीं, वो ठीक है सर, वो बुनियादी तौर पर कोई किसी समाज में ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी किसी भी हालत में नहीं आनी बात ठीक है। लेकिन उसको 1% भी सपोर्ट नहीं किया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे अभी 2 दिन पहले के अखबार के किसी आप गूगल करेंगे आपको खबर मिल जाएगी, मैं जगह भूल रहा हूं किस जगह का मामला है। सेम केस, बच्ची के नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का आरोपी बाहर आता है, जेल से बाहर आता है, बेल पर आया, कैसे बाहर आया, उसने बेल बाहर आने के बाद फिर वही काम किया एक और बच्चे के साथ, फिर पुलिस ने पकड़ के उसको जेल में डाला। और वो क्या कहता है पुलिस से, छपी हुई खबर, आप गूगल कीजिएगा इसको, अभी इसी हफ्ते की। वो कहता है कि मैं जब भी बाहर निकलूंगा मैं फिर करूंगा ये, मैं जब बाहर आऊंगा मैं ये काम करूंगा। ऐसे भी लोग हैं सर। 60% ऐसे होते हैं, 60%। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इसको, हाँ नहीं, मैं आपकी राय के साथ हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार, अच्छा इस मामले में आप कोई धर्म भी नहीं पूछ रहा, मैंने आपको बताया था कि इसमें धार्मिक एंगल भी खोजा जा रहा था, क्योंकि वो अच्छी बात है जी, ठीक है। आप कोई पूछ नहीं रहा कि जो मारा गया उसका धर्म क्या है। रिवर्स कर, अगर ये मामला रिवर्स होता तो जरूर पूछा जाता। खैर, एक इसी से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जब लोग नेता लोग जब जाते हैं मिलने के लिए ऐसे परिवारों से,
तो आमतौर पर कभी हमने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा उनके साथ जीव जत होती है। इस मामले में वो भी हुआ जब खास तौर पर ये जो बागी गुट के लोग हैं, जिस ऋतुव्रत बैनर्जी वो भी गए थे, उनके साथ सायोनी घोष भी। सायोनी घोष यहाँ की सांसद है, अब ममता जी का साथ छोड़ के दूसरी तरफ चली गई। जब ये यहां पहुंचे तो इनका खूब विरोध हुआ, लोगों ने बेईमान बेईमान के नारे लगाए इनको देख करके। ऋतुव्रत बैनर्जी को तो किसी तरह गाड़ी में बैठाना पड़ा पुलिस को, और सायोनी घोष चूंकि सांसद हैं तो वो लोगों के बीच में गई। आप देखिए जरा लोगों ने कैसे उनका विरोध किया। बेईमान बेईमान के नारों से लोगों ने जो है उनका विरोध किया है, सायोनी घोष का और ऋतुव्रत बैनर्जी का। देखिए ऋतुव्रत बैनर्जी भी वहां पर पहुंचे हुए थे, फिर सिक्योरिटी उनको जो है किस तरह से वापस लेकर गई। त्रिपाठी जी, नहीं, भला हुआ, ऐसे लोगों के साथ और क्या व्यवहार होना चाहिए। ये भला हुआ सायोनी घोष और ऋतुव्रत इसी के हकदार हैं। और इससे एक चीज़ और साबित हुई, जो कहा जा रहा था कि देखो अंडे जो है वो सिर्फ उसी गुट को पड़ रहे हैं, यानी जो ममता के साथ हैं। तो उनको भी समझ में आया होगा कि बंगाल के लोगों का गुस्सा जिनके जिनके ऊपर है वो उनको बख्शते नहीं हैं। आप बीजेपी के साथ आते हुए दिखें या ममता जी के साथ आते हुए दिखें। और सायोनी घोष कलाकार हैं, मैं मतलब ऐसे पीड़ा के वक्त में ये सब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो कलाकार हैं। वो दिख रहा है कि वो किस तरह की कलाकारी करने वहाँ गई हुई हैं, और वो बढ़िया जिसे फिल्मों में दिखाते हैं उस तरह से श्वेत परिधान धारण करके वही सब स्टाइल, और कोशिश करती हैं वो जो है ममता बनर्जी को कॉपी करने की। तो ठीक है, उनकी नेता रही हैं तो हो सकता है वो सब चक्कर हो। लेकिन एक चीज़ पर थोड़ा सा बात होनी चाहिए। कल जब समीर जी ने कहा तो मैंने उसको बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था और कहा था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी जो जरा सा भी सेंसिटिव होगा, ह्यूमन होगा, वो कहेगा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा पापी नरपिशाच जिन स्थितियों में मारा गया हो, या तो कोई कहे कि नहीं उसको पकड़ के मार दिया गया एकदम से, या उसको हो सकता है कि डर लगा हो, वो भागा हो, कुछ तो स्थितियां हो सकती हैं। तो हमें तो एक तो बेनिफिट ऑफ डाउट पुलिस को देना चाहिए इस मामले में। वो कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस ने किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी निर्दोष को मार दिया है। एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, ये आदर्श स्थिति है, लेकिन वो आदर्श स्थिति समाज की भी होनी चाहिए कि वहाँ कोई किसी छेड़खानी भी न करे। यहाँ तो उसने जो दरिंदगी की है वो अपराध है, और मैं फिर कह रहा हूँ ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। हालांकि अच्छा होता कि फांसी पर उसे न्यायालय के जरिए चढ़ाया जाए। वो तस्वीरें ले लीजिए जरा जो तालाब में तलाशी चल रही थी, क्योंकि उस तस्वीर में वो आरोपी दिख रहा है उसमें, बंडल जो है। ठीक, आप कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन में, आइडियल में वही ठीक रहता है कि आप उसको न्यायालय ले जाइए और फांसी दिलवाइए, जल्दी से जल्दी दिलवाइए, 10 दिन में 20 सामान्य आइडियल। सामान्य लेकिन नहीं चूंकि है ना, आदर्श स्थितियां तो है नहीं, और मैं बार बार कहता हूं कि एनकाउंटर के पक्ष में मैं भी नहीं हूं। बस विजय जी और हमारे में एक मतलब सीधा सा फासला ये है कि वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ऐसे अपराधी जो अभी, जैसे आपने एक घटना सुनाई, ऐसे मैंने कई पढ़ी हुई है कि वो निकल कर आया, लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जमानत मिली, तेजाब फेंक दिया, कोई आया हत्या से निकला, जमानत मिली, योगी मॉडल बताया गया ना इसको टीएमसी की तरफ से। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है ना। आपको लग रहा है तो आप योगी मॉडल बताइए। मॉडल की कोई बात नहीं है ना इसमें। टीएमसी ने कहा कि टीएमसी ने कहा होगा, वो अलग मॉडल लागू कर दिया आपने। भाई हर समस्या का समाधान एनकाउंटर कर दो सर। नहीं सौरभ जी, देखिए ऐसा है कि अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि रेप उसी ने किया था, और ये पुलिस की कहानी है। पुलिस सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, इसको कौन प्रमाणित करेगा? कोर्ट करेगा। दूसरा, अभी बात कहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई मॉडल है नहीं। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है और जुडिशरी का काम सजा देना है। तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पर तो भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी बात सर, वो ठीक है भाई, एक लाइन में कह दूं, हाँ। क्योंकि आपने कहा कि ये पुलिस कह रही है कि वो आरोपी है, ये बात ठीक है भाई, कोई अदालत ने तो उसको गिल्टी नहीं माना था अभी तक। एनकाउंटर फर्जी है या सही है, दोनों परिस्थितियों में ऐसा मानकर चला जा सकता है कि वो दोषी होगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। ऐसे ही रैंडम किसी आदमी को उठा करके गोली मार देगी पुलिस, इतना भी ऐसा भी मतलब कलयुग नहीं चल रहा है, मतलब आमतौर पर नहीं होता ऐसा, कि फिल्मों में होता होगा। दूसरा, अगर वो फर्जी था, मान लेते हैं कि फर्जी था और वो भाग नहीं रहा था, पुलिस को उसको गोली मारनी थी, तो भी पुलिस के पास कोई वजह होगी ये मानने की कि ये दोषी है। मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा था कि वो तस्वीर में उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एक तो ले जाया जा रहा था,
और ऐसा लग रहा है जैसे इसकी निशानदेही उसकी पर माँ बॉडी ने स्वीकार कर लिया कि बेटे ने निशानदेही करा पर है। बॉडी उसकी माँ ने स्वीकार कर लिया। वहां दिख रहा है वो मैं दो बात तालाब में जब मैं सिर्फ दो बॉडी बातें निकाली कर जा रहा रही है। हूँ। अभी जब बात कर रहे हैं त्वरित सजा देने की, एक तो है कि लोगों का गुस्सा शांत होगा, यह लॉजिक बहुत खतरनाक है। लोगों का तात्कालिक गुस्सा तात्कालिक तौर पर शांत करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं मान लेता हूँ कि पुलिस उसको सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई, आधी रात को ले जाने की क्या जरूरत थी? क्या पुलिस इतनी अक्षम है कि पूरी सुरक्षा कर करके दिन में नहीं ले जा सकती? तीसरी बात, अगर भागने की कोशिश कर रहा था उसके पैर में गोली मारी जा सकती थी, फिर तो नहीं भाग सकता था। आप दोनों पैरों में गोली मार देते, 4 गोली मार देते। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जहां तक एनकाउंटर का सवाल है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बारीक रेखा खींचनी पड़ेगी। अगर कोई प्रूवन अपराधी है, अदालत में उसका जुर्म साबित हो चुका है, सुनवाई के दौरान वो जा रहा है बार बार, उसमें कुछ हादसा हो जाता है, तब उसका एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर होना और करना, उन दोनों में अगर हम फर्क समझ लेंगे नहीं ये तो ठीक है समस्या सर, खत्म इस हो पे जाएगी। किसको ऐतराज हो सकता है? और इस देश में ऐसे कई मामले हैं जब त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद दिनों में फैसला हुआ है रेप केसेस का। तो हमें अपने सिस्टम को ठीक इंप्रूव है, करने की जरूरत है। ठीक है सर। पर अभी तो हमने वो एनकाउंटर की एक घटना देखी थी पहले, मैं इसको रिलेट नहीं कर रहा कि जिसमें वो फेक एनकाउंटर किया, पुलिस ने उसको ले गई और सर ऐसा वो भी सारा ऐसा सर ऐसा नर पिशाच अगर आप पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे, तब भी पुलिस को उसको गोली सीने में मार के मार देना चाहिए। एनकाउंटर करना सही होना गलत होना सब बात के बाद है। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। वो सब आदर्श बात करने की कोई बहुत वो समय नहीं रहता कि कोर्ट लड़ेगा, कोर्ट देखेगा, कोर्ट में सजा होगी, उसके पैर में गोली मारते, उसको गिरफ्तार करके लाते, उसको दिन में लेते, रात को नहीं ले जाते। नहीं सर देखिए, आपका आर्गुमेंट में सर को आपका मैं भी सहमत नहीं हूँ। किस किस केस का निपटारा करते फिरेंगे? नहीं मैं इस मामले की बात कर रहा हूँ। मैं हर मामले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हर रेप के आरोपी को गोली मारी जाए क्या? नहीं, हर हत्या के आरोपी को गोली मारी जाए क्या? सर ये नॉर्मल मामला नहीं है। रेप क्या आप छोड़ के चला जाता है, कुछ होता है, ये नॉर्मल नहीं है। वो लड़की जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, उसको बोरे में बंद किया कि जिंदा है इसको, और जिंदा उसको आपने वहां उसको फेंका है। ये नॉर्मल मामला नहीं है, ये असाधारण मामला है, इसलिए उसकी मौत जरूरी थी। समीर जी नॉर्मल नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये बात नहीं कहनी चाहिए। हम एडवोकेट नहीं कर सकते सर हम इस लोगों चीज को ये नहीं कहना चाहिए कि उसको मार ही देना चाहिए। दो चीजें होती हैं ना, एक है कि एनकाउंटर हो गया और एक है एनकाउंटर होना चाहिए। होना चाहिए वाला ये शब्द नहीं आना चाहिए, मतलब मेरा ये। बाकी तो ठीक है, वो जिस तरह का था उसमें कौन है यहाँ, हम में से कोई नहीं कह रहा, बस सब मैं आपको अलग-अलग थोड़ा डिग्री सा पर खड़े। इसकी पॉलिटिक्स पर लेकर के आता हूं, एक मिनट विजय जी। देखिए ममता बनर्जी को शुरुआत में ये पता था जब भी ये घटना हुई कि कितनी बड़ी घटना है, इसीलिए वो पहले दिन ही जो है वो बरुईपुर जाना चाहती थी। उस दिन वो नहीं जा पाई, बाहर उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे पुलिस ने नहीं जाने दिया। अगले दिन उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला, कल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इस मामले पर फिर उनके यूथ विंग ने भी एक रैली की परमिशन मांगी थी, जिसमें ममता बनर्जी आज शामिल होंगी। उसकी परमिशन उनको हाईकोर्ट से मिली है, लेकिन एक शर्त के साथ। अदालत ने उनको ये आदेश दिया है कि रैली आप कर लीजिए, और ये रैली बालीगंज फाड़ी से शुरू होकर के हाजरा मोड़ तक निकाली भी जाएगी, लेकिन इसमें 1000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि रैली दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी और 4:30 बजे के बीच 4:30 बजे इसको खत्म करना होगा, यानी 2 घंटे के लिए इस रैली की परमिशन उनको दी गई है। लेकिन ये जो अब लिमिट लगा दी गई है कि 1000 लोग ही जो हैं इस रैली के अंदर आएंगे। अब ये देखिए कि ममता जी जो हैं कैसे आज सड़कों पर उतरती हैं। जी सर ठीक है, मैं इसको ये ठीक है कि कोर्ट इस तरह से कहे कि भाई लिमिटेड तरीके से आप अपना प्रदर्शन करें, बात करें। उस दिन भी हमने जब बात की थी, जब हमने खबर दिखाई थी, आपने खबर दिखाई थी कि उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई थी, और उसके बाद कल प्रदर्शन कर लिया, क्या फ़र्क पड़ गया? एक प्रदर्शन करना उनका हक है, उस पर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ना भी हो, कोई भी प्रदर्शन करना चाहता है तो उसके लिए। सर यहाँ इनिशिएटिव लेने की, छीनने की बात थी एक्चुअली। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को इस खबर पर इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते थे इस घटना पर। मैं उस पॉलिटिक्स वो पहले वहां पहुंच गए, अब एनकाउंटर भी हो गया, अब ममता जी के हाथ में गुजर ही नहीं गया कहने के लिए। ठीक है, वो पॉलिटिक्स अलग है, सब लोग अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर करते हैं, उसमें भी मुझे कोई परेशानी नहीं कि शुभेंदु, अच्छी बात है शुभेंदु यदि वहां पहले पहुंच गए, वो मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उसको पॉलिटिक्स के तौर पे ही नहीं देखता। एक मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि वो उस पर काम कर रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार पर दबाव बनाना है, सरकार के खिलाफ खड़ा होना है, और हम लोग कहें कि भाई वो पॉलिटिक्स कर रही है, तब भी मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए। और हाई कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं इतना लिमिटेड तरीके से करे, तो भी मुझे कोई इसमें नहीं है, बल्कि उसमें ज़्यादा परेशानी होती है कि नहीं मना किया जाता कि नहीं प्रदर्शन नहीं होगा और विरोध नहीं किया जाएगा। ये सब देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलना ही सबसे बेहतर एक रास्ता होता है। किसी भी दिन हम किसी बात पर नाराज होते हैं, किसी बात पर गुस्सा होते हैं, उसके आधार पर, ये जैसे आज की ये घटना हुई है, एक घटना आपको ध्यान है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद साउथ इंडिया की थी, जब वो 5 लोगों को, तेलंगाना की थी ना, तेलंगाना बीआरएस की सरकार।
उसको क्या सपोर्ट कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। बहुत सारे लोग तो जो लोग निकलते हैं अपराध की सजा देकर, मौत की सजा के बाद उसको माला भी बनाते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं उसको ठीक नहीं मानता। और एनकाउंटर पे तो मेरा हमेशा का रुख है ये कि मैं एनकाउंटर को नहीं मानता ठीक। बड़े से बड़े अपराधी को यदि आप एनकाउंटर कर रहे हैं तो आप पुलिस जो है कानून मतलब अपराध को छुपाने की कोशिश पॉलिटिकली एक कमेंट मैं जानना चाह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी जिस लकीर पर चल रहे हैं क्या वो ठीक है, और क्या उसको यूपी मॉडल कहा जा सकता है? त्रिपाठी जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोई मॉडल जैसा क्यों, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो भी राज्य के मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा वो करेगा। उत्तर प्रदेश में नहीं, मॉडल है सर, नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, अभी उन्होंने कानून पास किया है जिसमें वो दंगा फसाद में हरजाना लोगों से वसूला जाएगा। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ ने संस्थागत अपराध इस तरह से न खत्म किया होता तो क्या आज उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो होते? क्या हर जिले का जो माफिया था, अपराधी था, वो अगर न खत्म हुआ होता? अब आप उसको अगर योगी मॉडल कहना चाहते हैं तो उसी से सुनिए। और अगर हर राज्य अपने यहां कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है तो ये तो अच्छा है ना, इसी के लिए तो जनता उसको चुनकर भेजती है। क्या वो ममता बनर्जी की तरह राज रखे? क्या वो ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह राज रखे? वो तो नहीं होना चाहिए। उस राज में तो जाने क्या क्या होता था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा है कि इस राज में इस पर बात हो रही कि अपराधी को, दुर्दांत हरकत करने वाले को, नीच हरकत करने वाले को मारा गया। वहां तो जाने कब किसको लटका दिया जाता था, जाने कब किसको मार दिया जाता था। तो उससे तो ये मॉडल लाख दर्जे बेहतर है। एक खबर और जान लीजिए आप, जो सीधी वहां की पार्टी पॉलिटिक्स से, मतलब जो टीएमसी में चल रहा है बगावत और तोड़फोड़, उससे जुड़ी हुई है। टीएमसी में बगावत हो गई, ममता बनर्जी अलग थलग हो गई हैं, लेकिन मुश्किलें अभी भी थमी नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीएमसी के बैंक खातों से संदिग्ध लेन देन को लेकर बंगाल में छापेमारी की है। कल छापेमारी कोलकाता की कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 112 करोड़ रुपए में एक एयरक्राफ्ट और एक ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीदने और टीएमसी से कथित तौर पर मिले 160 करोड़ रुपए की जांच के सिलसिले में की गई है। एविएशन कंपनी सितंबर 2021 में बनी थी, जब टीएमसी तीसरी बार बंगाल में 215 सीटों के साथ सत्ता में आई थी। कंपनी ने एम्ब्रेयर और हेलीकॉप्टर टीएमसी को किराए पर दिए और इसके लिए उसे 2023 और 2026 के बीच फंड्स मिले। अब सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के पैसों से खरीदे गए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर कंपनी ने टीएमसी को ही किराए पर दिए। टीएमसी का बैंक अकाउंट इस वक्त फ्रीज है। 3 खाते हैं जिनमें कुल मिलाकर 440 करोड़ रुपए जमा है। लेकिन ये अपने आप में पहला मामला है भारत में जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लेन देन की जांच कर रही है। इससे पहले दिल्ली में जरूर आम आदमी पार्टी के खातों का कुछ ऐसा मामला आया था, लेकिन वो केस किसी केस से जुड़ा हुआ था, शराब घोटाले के मामले से जुड़ा हुआ था। वो सीबीआई इंक्वायरी थी उसमें। यहां सीधे पार्टी के फंड्स पर जगनमोहन रेड्डी का भी हुआ था। शुरुआत में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का भी किया था एक बार। हाँ, मतलब लेकिन ये मैंने जो पढ़ा वो यही बताया गया कि इस तरीके से डायरेक्टली किसी के पार्टी फंड्स कैसे राउट किए गए हैं, ऐसी अपने आप में अनोखी जांच चाहिए। नहीं, तो बहुत मतलब मजेदार और गंभीर मामला है कि भाई टीएमसी पैसा दे रही है हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कंपनी को। वो कंपनी भी टीएमसी ने बनवाई है। ये कहा जा रहा है कि अभिषेक का उसमें स्टेक है, उसके करीबी का पैसा टीएमसी दे रही है और फिर टीएमसी को उन प्लेन्स को किराए पर ले रही है। तो जिस तरीके से पैसा आ रहा था, इनके पास भ्रष्टाचार से पैसा आ रहा था, हवाला से पैसा आ रहा था, तमाम अनैतिक कामों से जो पैसा आ रहा था, उस पैसे को वो कैसा रूट कर रहे थे। पार्टी में फंड में उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए इसको पैसा दिया और कहे जा रहा है कि 50-60% की ज़्यादा की कीमत पर वो प्लेन्स खरीदे गए हैं। तो उसमें भी अलग पैसा है। तो अब तो ईडी ये जांच करेगी जो पैसा दिया गया है नंबर 1 में, क्या उसमें से कुछ पैसा वापस कैश के रूप में इनके पास ट्रांसफर हुआ उस अकाउंट से। तो पूरी जांच करेगी और मुझे लग रहा है कम से कम 100-125 करोड़ रुपए का इसके अंदर भी कोई घोटाला निकलेगा, जिसमें कैश नंबर 1 में पैसा गया और वापस वहां से कैश के अंदर पार्टी को दिया गया। फिर वो पैसा क्या पार्टी ने चुनाव में इस्तेमाल किया या अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए या हवाला से विदेश भेजने में इस्तेमाल किया, ईडी ये पूरा जांच करेगी। और मुझे लग रहा है ये सॉलिसिटर जनरल पेश हुए हैं सर इस मामले में, तुषार मेहता पेश हुए हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये बड़ा मामला है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा स्टेप नजर आएगा कि किस तरीके से पैसा किया। उसके बाद भी आज 400-450 करोड़ टीएमसी के खाते में, पहले 800 करोड़ रुपया था, तो 400-500 करोड़ रुपया कहां गया, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली में तो ये आरोप लगा था आम आदमी पार्टी पर कि उस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल किया गया, गोवा वगैरह में जो है उस पैसे को यूज किया गया। यहां तो उन्होंने कोर्ट में जाकर के ये कहा है कि ये पैसा सिफन ऑफ किया जा रहा था, मतलब पैसा चुराया जा रहा था। नहीं, ये और बड़ी बात। हाँ। ये और ज्यादा गंभीर मामला है। और देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर इस देश में एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जरूरत है जो हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए आरोप लगते हैं। आपको चंदा कैसे मिलता है, कहाँ जाता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके पीछे कौन कौन से निस्वार्थ काम करते हैं,
वो लोगों को पता होना चाहिए, कम से कम ऑडिटिंग में आनी चाहिए चीज़ें, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। ये मामला अगर आप कोई कंपनी बन रही है, जैसे समीर जी कह रहे हैं कि उसमें अभिषेक के भी स्टेक है, और पॉलिटिकल जो फंड है आपका, उससे आप उसको लोन दे रहे हैं, आप चंदे के पैसे से एसेट्स नहीं बना सकते ना, सीधी सी बात है। पॉलिटिक्स के लिए है तो पॉलिटिक्स, मैंने पार्टी बनाई, मुझे 100 करोड़ रुपया मिला, मैं उससे अपना बंगला नहीं बना सकता, बिजनेस नहीं कर सकते उससे। हाँ। तो कुल मिला के गंभीर मामला, और इसकी एक ट्रांसपेरेंट और रिलायबल इंक्वायरी टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। अभी वो तीनों खाते लेकिन फ्रीज हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी गुट में से उसको तो ऑपरेट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन जब डिसाइड करेगा उस पर कि क्या होगा फैसला, वो देखा जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों में मतलब ईडी को किस तरह से काम करना चाहिए, मैं नहीं समझता कि क्या उसका रास्ता रहा है, मैं इतनी ज़्यादा समझता भी नहीं। लेकिन ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। और ऐसे साइफन ऑफ होते ही हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होते हैं, बहुत सारी जगहों पर होते हैं। मैं तो किसी भी करप्शन के लिए यदि ईडी कुछ काम कर रहा है या सीबीआई कर रहा है या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, उसको पॉलिटिकल आरोपों के साथ भी सहमति की जांच होनी चाहिए। मतलब कोई आरोप भी लगाए कि भाई पॉलिटिकल है तो भी जांच होनी चाहिए और साफ होना चाहिए कि किस तरह से ये सर मामला लेकिन है थोड़ा बात करने लायक। आपने क्योंकि कहा कि ऐसा होता आया है, खास तौर पर वो पार्टियां जो इंडिविजुअल रन करते हैं, वो छोटी वो तो पार्टी को भी एसेट मानते हैं। तो उस पार्टी को जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल लोग निजी उपयोग में भी कर लेते हैं, बहुत करते हैं। अच्छा, बहुत करते हैं। कम से कम जो छोटी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां या रीजनल पार्टीज होती है, उसमें कौन उसको देख रहा है, उसका अकाउंट होल्डर भी वही है, उसके सिग्नेटरीज भी वही हैं उसको। और अकाउंट को कैसे आपको मान लीजिए हवाई, अब जैसे इसमें ये खरीदा गया होगा तो वो कंपनी, बैंक इसके लिए खरीदा होगा ना पार्टी के काम के लिए, अब वो कंपनी एक और बना ली। तो इस तरह से ये मतलब बहुत ही सामान्य घटना नहीं हो तो बहुत असामान्य घटना नहीं है। ऐसा बहुत सारी जगहों पर होता है और बहुत सारी छोटी पार्टियों में अलग अलग चीज़ों पर होता है। गाड़ियाँ भी, अच्छा कई बार होता है कि गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, 20 गाड़ियाँ खरीद ली गई हैं उसके लिए, पार्टी के लिए, उसमें से 10 गाड़ियाँ अध्यक्ष जी के ही घर पे खड़ी हैं या जो भी नेता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा मामला हो जाए, कोई आदमी जो है कार रेंटल कंपनी खोल दे, हाँ तो वो इस पैसे से और उससे खुद ही को देने लगे किराए पे। मैं उम्मीद कर रहा था कि अब तक वो आ जाएगा। आप लोग बार बार छोटी पार्टी कर रहे हैं। अरे भाई, देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेताओं पर यही तो गंभीर आरोप है। नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल है क्या? मैं उम्मीद कर रहा था कि इतनी देर में ये आए। यही तो था ना भाई, यही। और वहां तो और गंभीर, हम आ जाते तो आप कैसे आते इस पे? नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा आए मामला, हम तो वरिष्ठों से उम्मीद कर रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि ये सामान्य नहीं है। नहीं, मैं सामान्य घटना की सब जगह ऐसा ही हो रहा है, सब जगह ऐसा ही हो रहा है। दरअसल ये सचमुच गंभीर है और इस देश के पॉलिटिकल रिफॉर्म को कोई पार्टी करना ही नहीं चाहती। जब वो आया था कि भाई बेनामी कैसे दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो मैं कहता था चलो फिर भी ठीक है। जब आपने कहा था कि बेनामी रहेगा तो अभी क्यों खोल रहे हो उसको? ये तो जिसको कहा जाता है पीछे जाकर आप क्यों कह रहे हो? चाहे जो हो, ये ठीक वैसे ही कि आज कहो कि आज यहाँ ग्रीन सिग्नल है, जब वो चला जाए तो 1 महीना बाद उसको चालान भेज दो कि भाई तुम तो उस पर रेड सिग्नल पे गए थे। तो मैं उसके खिलाफ था, लेकिन चलो ट्रांसपेरेंसी आ गई। अब क्या हुआ भैया? अब कौन किसको चंदा दे रहा है? पॉलिटिकल रिफॉर्म की इस देश में बड़ी जरूरत है। दुर्भाग्य से कोई भी राजनीतिक दल पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी को लेकर गंभीर नहीं है। ये उसी का एक और मसला है। ठीक है सर, चले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि जब से ये खत्म हुआ है, क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई ये चिंता नहीं कर रहा कि अब कैसे पैसा आ रहा है और कौन कर रहा है। इस पर कहां से आएगा, कहां से आएगा, तब तो बहुत लोगों ने स्वागत किया था, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये। सब भाजपा सरकार गई, इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को पैसा कैसे मिलेगा? अब पूरा वो तो अमित शाह का लेकिन ये एक ब्रेक के लिए अयोध्या में भी है क्या? क्या सर? ईडी का ऑफिस अयोध्या में भी है? है, नहीं भी होगा तो जा तो सकती है चाहे तो। अब उस खबर की बात करते हैं जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है, खासतौर पर सोशल मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। मामला है केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव के 4 निजी सचिवों को एक साथ हटा दिया गया। भूपेंद्र यादव के मुख्य निजी सचिव अमर सिंह को हटाकर उनके मूल काडर भेज दिया गया। ये रेवेन्यू काडर के हैं, शायद IRS हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव के अतिरिक्त मुख्य सचिव APS शैलेश कुमार सिंह को समय से पहले एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ क्लॉज के साथ उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया। एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ मतलब कूल ऑफ, मतलब और कोई काम नहीं दिया जाएगा इनको। एक और APS हैं इनके आयुष शरण, और 2 हैं बल्कि, और दूसरे का नाम है सचिन सिद्धार्थ यादव। इनकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। अब इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि इतना सख्त फैसला इसलिए हुआ है ताकि सभी मंत्रालयों के सभी लोग बिल्कुल सचेत हो जाएं कि ये कार्रवाई कहीं भी हो सकती है। इस बीच कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। जयराम रमेश, जो पूर्व में उनके पास यही विभाग था पर्यावरण का, उन्होंने लिखा है कि ये किसी से छिपा नहीं है कि मोदी शासन में इस तरह की नियुक्तियां कैसे की जाती हैं।
क्या बिना आग के इतना धुआं उठ सकता है? जयराम रमेश ने इसके अलावा एक और पोस्ट लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में शासन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। मंत्रालय पर्यावरण और वनों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के मामले में पूरी तरीके से विफल रहा है। अब तरह तरह की बातें हो रही हैं कि मामला क्या है। अरे ये मामले जो ये इस तरीके के फैसले होते हैं, ये सीधे जो डीओपीटी डिपार्टमेंट है, जो पीएमओ के अंडर ही ऑपरेट करता है, उसके मंत्री अलग होते हैं, जितेंद्र सिंह उसके मंत्री हैं, तो वो ये तय करता है। और ये बताया जा रहा है कि वहीं से आदेश आया, उसके बाद फिर ये जो मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, उसके अंदर से आदेश निकाला गया और इनकी सेवाएं समाप्त की दी। वो चिट्ठी में एक्चुअली लिखा भी हुआ है कि डीओपीटी से जो निर्देश हुआ उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। अपने आप में ये बड़ा रेयर मामला है कि किसी कैबिनेट मंत्री, वो भी इतने सीनियर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जैसे, उनके डिपार्टमेंट में सारा स्टाफ एक साथ ऐसे बदल दिया जाए। पहले हुआ है कभी किसी मंत्री का कोई सहायक हटा दिया गया, ऊपर से आदेश आने के बाद भी 2 बार कम से कम ऐसे मामले अब सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कि 4 लोग ऐसे हटाए जाए, ये अपने आप में रेयर बात है। त्रिपाठी जी, क्या मामला है? नहीं, देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है और कई बार मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता की ज़रूरत होती है जो स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रही है। भूपेंद्र जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, सरकार में बहुत एक तरह से कहें कि भरोसेमंद व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय जैसा जिम्मा है उनके पास, राजस्थान से वो आते हैं। अब पारदर्शिता न होने का नुकसान क्या है कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर अलग अलग समाचार चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जब राजस्थान की जो रिफाइनरी का लोकार्पण हुआ उस दौरान कुछ ऐसे तत्व थे जो वहाँ पहुँचे जिनकी वजह से हो गया। कोई कह रहा है कि किसी बड़ी क्लियरेंस का मसला है जो ऐसा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी की जानकारी में नहीं था, उनके स्टाफ नहीं कर दिया। लेकिन कुछ भी हुआ हो, अभी तक 12 वर्षों में एक साथ किसी मंत्री के पीएस, एपीएस सबको एक साथ हटा दिया जाना, ये बिना किसी गंभीर रिपोर्ट के नहीं है। और एक बात ये भी चल रही, कोई एक रिपोर्ट पीएमओ को भेजी गई इन लोगों के खिलाफ और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया, यानी उसकी जांच भी की गई। क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट आती है तो ऐसा थोड़ी ना रिपोर्ट पे तुरंत कर दी, इसका मतलब जांच किया गया, उसमें पाया गया होगा कि ये गड़बड़ है, तभी इन लोगों को एक साथ निकाला गया। और इसमें से एक सज्जन तो ऐसे हैं जो मुझे पता चला कल ही कि अगस्त में शायद उनका कार्यकाल वैसे भी खत्म हो रहा है। तो अब अगर उसके बावजूद हटा दिया गया, यानी 1 महीना भी नहीं उनको रखा जा सका, तो इससे आप समझिए कि मामले की गंभीरता। जयराम रमेश लिख रहे हैं, मोदी राज में मंत्रियों की निजी स्टाफ में होने वाली सभी प्रमुख नियुक्तियों की जांच और मंजूरी प्रधानमंत्री कार्यालय ही देता है। अब लगातार 2 दिनों में 2 बैच में इन सभी लोगों को बर्खास्त किया गया और इनमें से एक सहयोगी को संबंधित मंत्री का सबसे करीबी विश्वास पात्र माना जाता है, उनको भी हटाया गया। तो मतलब कोई बड़ी बात है। पहले तो ये बात कर लें कि कितना अनयूजुअल है ये, विजय जी। सर, यदि देखें, मैं इस खबर को देख रहा था, इस खबर में क्या है, क्योंकि ये तो अभी किसी को नहीं पता कि क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, बिना उसके तो नहीं होगा कि 4-4 लोगों को। और ये तो उम्मीद नहीं करें कि सरकार बताएगी, सरकार बताएगी। दूसरी बात है कि भूपेंद्र जी खुद बहुत विश्वस्त पार्टी के भी और सरकार के भी माने जाते हैं। खासतौर से अमित शाह जी के लिए तो बहुत उनको मजबूत विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर भी उनको देखा जाता है। लेकिन यदि पिछले इस सरकार के काम में देखूं तो मैंने बड़े अफसरों के तबादले, मतलब इस तरह के एक्शन हुए हैं। उसमें एक फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, एक पीयूष गोयल जी के ऑफिसर थे पीएस, उनके साथ भी ऐसा हुआ, और 2-3 मंत्रियों के साथ और हुआ, जो अचानक ऑल ऑफ ए सडन ये कर दिया गया। लेकिन एक साथ 4-4 लोगों को ये कर दिया जाए तो ये बड़ी गंभीर घटना है। ये तो सही है कि पीएमओ के पास ही होता है ये विभाग, और वो आप जितेंद्र सिंह जी का नाम क्यों लेते हैं, वो बिना प्रधानमंत्री के आदेश के तो ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो तो केवल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, जो पीएमओ एमओएस हैं, आदेश वहाँ से होता है और वहाँ से हुआ, इसलिए इसकी बड़ी गंभीर घटना के तौर पे इसको देखना चाहिए, क्या हुआ है और क्या घोटाला हुआ। और जो हर्षी करें मैं उससे सहमत हूँ कि इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से जितना ज़्यादा साफ कर दिया जाएगा उतनी कम गॉसिप्स उस पर चलेगी, नहीं तो अलग अलग तरीके की गॉसिप। वैसे मैं बताऊँ, वन मंत्रालय जो है ना, वो है काजल की कोठरी, उसमें से निकलना, बहुत बेदाग निकलना बड़ा मुश्किल काम है। वो इनकी जो पहले थी प्रेडिसेसर जयराम रमेश जी की, जयंती नटराजन है, तो हाँ, टैक्स कहा जाता था। ए राजा साहब है यूपीए गवर्नमेंट के, ए राजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वही था, वन मंत्रालय, वन और पर्यावरण मंत्रालय। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियरेंस लेनी पड़ती है, बड़े क्लियरेंस, हाँ, उसके लिए लेनी पड़ती है। तो इसकी काजल की कोठरी से निकलना, साफ बेदाग निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। अफसर कोई ए राजा साहब ने एक बात कही थी, मैं इसको इससे नहीं जोड़ रहा। उन्होंने कहा
वो डीएमके में थे ना शायद, हाँ डीएमके के डीएमके में। तो मैं उनके पास वन विभाग में उनका मंत्रालय ऊपर था, ये जो कौन सी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है एससीओ कॉम्प्लेक्स में। तो वो वहाँ उनके पास बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा क्या आपका काम रहता है? उनका नहीं, चंदा इकट्ठा करने का काम है वन मंत्रालय में, इसके अलावा तो कोई काम नहीं। चंदा इकट्ठा करने का काम। हाँ, एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर बिना उसके ये क्लियरेंस उनका वो था कहना, ये मैं बता रहा हूँ आपको बिना रेफरेंस के। कोई सर खबर इस पे समीर ये जी? मामला तो बहुत गंभीर है। देखिए, जीतन राम मांझी के स्टाफ को हटा देते, चिराग पासवान के स्टाफ को हटा देते, या किसी और सहयोगी दल के मंत्री के स्टाफ को हटा दे, इतना मामला नहीं होता। भूपेन्द्र यादव चूंकि एक बड़े नेता है, खुद बड़े नेता है, पार्टी के संगठन में उनकी बड़ी भूमिका, अमित जी का बड़े विश्वासपात माने जाते हैं, और उनके स्टाफ को तब हटाया गया प्रधानमंत्री मोदी विदेश के दौरे पर है, प्रधानमंत्री यहाँ पर भी नहीं है। ऐसे समय अगर 4 लोगों को एक झटके के अंदर हटाया जा रहा है, और जिस तरीके की भाषा है, और जिस तरीके की भाषा उसमें लेटर में लिखी गई है, ये बता रहा है कि मामला बहुत बड़ा है मामला, और ये मामला सरकार भले नहीं बताए, ये मामला बाहर आने वाला है। और मुझे लग रहा है कि ये मामला छुपेगा नहीं, कोई बड़ा मामला है। अब ये का बड़ा लेन देन का मामला है, बड़ा किसी को फेवर काम करने का मामला है, किस तरह का मामला है आने वाले दिनों में होगा। लेकिन जिस तरह की सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि पार्टी को भी इस संदर्भ में कुछ ना बयान देना चाहिए संदर्भ को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया अपने हिसाब से इसका आकलन कर रहा है, तमाम चीजें की चल रही है। आने वाले समय मुझे लग रहा है कि पार्टी के लिए भी एक बड़ा सरदर्द बन सकता है। अगर ये मामला पूरा खुलेगा तो पार्टी के लिए निश्चित से एक बड़ी परेशानी। कुछ तो अनुचित हो रहा था, तभी ये फैसला लिया गया। आपको ये और अभी और बताना चाहिए, खुद ही सरकार को बताना चाहिए। संकेत बाकी मंत्रियों को भी गए, और आने वाले दिनों में 1-2 मंत्रियों की और स्टाफ जा सकता है। अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, कब होना उसे छोड़ दीजिए, लेकिन उसके ठीक पहले ये सारी बातें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मैं आपको इथेनॉल विवाद से जुड़ी हुई बताता हूं। वो विवाद खत्म नहीं हो रहा है, और एक बात और साफ हो गई है कि ये 20% ब्लेंडिंग के बाद अभी सरकार आगे नहीं बढ़ने जा रही है। अब ये इस विवाद का फॉल आउट मानिए, या सरकार के मन में पहले से ये बात थी, लोग कह रहे थे ना अब तो E25 E30 करेंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये भी बात सामने आ गई। E20 पर ही फिलहाल मामला रुका रहेगा, लेकिन इसको लेकर के बयानबाजियां हो रही हैं। पेट्रोलियम मंत्री भी इस पर फिर बोले हैं, पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है सब। फिर कार कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को रखा सरकार ने सामने, उन्होंने कहा कि गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है। नितिन गडकरी जी तो लगातार, उनका ये फेवरेट सब्जेक्ट है, वो लगातार कह रहे हैं। उन्होंने तो अभी चुनौती दी है कि किसी भी आदमी का स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी अगर वो इस E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुआ है, तुरंत डीलरशिप पर जाएं, वहां जाकर अपनी गाड़ी ठीक कराएं और मुझे रसीद भेजें, और मैं खुद देखूंगा उस मामले को। उन्होंने कहा मैं मान ही नहीं सकता कि एक भी गाड़ी इससे खराब हुई हो। उन्होंने एक चैनल के इवेंट में इस बात को कहा। और जो हरदीप पुरी हैं, हरदीप पुरी थोड़ा टाइमलाइन बता रहे हैं, बोले ये ऐसे थोड़ी है कि अभी यहां अप्रैल से ही हमने देश में E20 पेट्रोल लागू किया है। E20 पेट्रोल 1 साल से बिक रहा है, बल्कि इनफैक्ट इस पर मैं आपको एक डेटा दे भी सकता हूं। कल एक जर्नलिस्ट ने डेटा शेयर किया हुआ था, वो बात करने लायक है कि E20 पेट्रोल जो है ये पिछले साल से देश भर में अवेलेबल है। देश में जितनी 2.5 करोड़ गाड़ियां और 20 करोड़ से ज़्यादा स्कूटर वगैरह हैं, उन सबको E20 पेट्रोल ही मिल रहा है 1 साल से। 2024 से 1 साल पहले मतलब E19 पे पेट्रोल अवेलेबल कर दिया गया था। E20 E19 में क्या अंतर है? इसके अलावा 3 साल पहले 2021 से E15 चल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई पिछले 5 साल से तो E15 प्लस मतलब 15% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर ही देश की गाड़ियां चल रही सारी। तो अचानक कैसे खराबी आ सकती है इसमें? और वो ये भी कहा, उन्होंने आर्गुमेंट दिया, बात मुझे ठीक लगी, बोले पहले ऐसा होता अगर तो पहली बात तो जगह जगह गाड़ियां आपको खराब खड़ी हुई मिलती, और क्या अभी तक ये मामला इसी तरह पेंडिंग होता। दूसरा उन्होंने कहा इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी बढ़ जाती, अगर इतनी गाड़ियां खराब होने लगे हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां तो दिवालिया हो जाएंगी कवर देते देते, तो वो अपना प्रीमियम बढ़ाती, वो भी नहीं हुआ। और फिर तीसरा उन्होंने लिखा है कि जो सेकंड हैंड कार और ऑटोमोबाइल मार्केट है वो तो तबाही हो जानी चाहिए थी। मुझे अगर ये पता चल जाए कि ये गाड़ी खराब पेट्रोल की वजह से खराब हो गई है या इसमें दिक्कत आती रहती है, मैं क्यों खरीदूंगा? बोले वो तो कोलैप्स हो जानी चाहिए सेकंड हैंड ऑटोमोबाइल मार्केट, वो बूम कर रही है। मैं आपको इस पर लेकिन अभी हरदीप पुरी जी का बयान सुनाता हूं। 20 crore two-wheelers on the road. There are 20 lakh four-wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers. There are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? Look, we have been on E15 for the last 3.5 years. We have been on E20 since April of last year.
So April 25 to April 26 is already 1 year. Then we are already another 5 months after that. If it is somebody suggesting that हम जल्दी से E25 जा रहे हैं, अरे we have made it clear we are doing tests. Those tests will take time. Once the reports of those tests are in, we will evaluate those. Then we will talk to the stakeholders. We will talk to the automobile manufacturers. Because I neither make the cars nor the fuel. The car manufacturers are comfortable with E20. अरे अरविंद केजरीवाल जी उनको समझ में आ गया कि ये मुद्दा जो है आम आदमी का मुद्दा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अचानक इसमें एक्टिव हुए 2-3 रोज से खूब। कल भी उन्होंने कहा था कि मैं सारी कार कंपनियों को चिट्ठी लिख रहा हूं और बताएंगे ये कि ये मुझे वादा करें कि कोई गाड़ी गड़बड़ नहीं हो रही है इससे। अब आज फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 3 कार कंपनियों से मैंने जवाब मांगा था कि E20 से कार के इंजनों पर कोई असर तो नहीं पड़ता, और अरविंद केजरीवाल ने 26 और कंपनियों को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिख दी। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि ये टेस्ट चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद हम एक्चुअल निर्णय लेंगे। फिर अगले दिन मीडिया में कहते हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट में हमने ऐसा नहीं कहा था, वो आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। कहा इन्होंने किया था कि नहीं किया था? अब आप कह रहे हो कि कल हरदीप पुरी जी ने ऐसे बोला कि ये तो ट्रायल चल रहा है, तो क्लियर बता देना। एक दिन कुछ बोलते हैं, एक दिन ये सरकार चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? एक जमाना ऐसा था जब सरकार कुछ बोल देती थी तो लोग सोचते थे ये सरकार ने बोला, ये सही है। आज ये हो गया कि सरकार कुछ बोलती है तो लोग सोचते हैं कि झूठ ही बोल रहे होंगे, सरकार बोल रही है। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। तो केजरीवाल जी ने वो बात उठाई कि सुप्रीम कोर्ट में अभी खबर आई थी पहले कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि एक्सपेरिमेंट है, ये भी इसके नतीजे नहीं पता। सरकार ने हालांकि उस खबर को डिनाई कर दिया था कि ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। सर आप गाड़ी चलाते हैं? जी बिल्कुल चलाते आप सर गाड़ी चलाते हैं? जी सर। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। समीर जी नहीं चला। समीर जी गाड़ी नहीं चलाते? त्रिपाठी जी बहुत पहले से चलाते बहुत हैं? पहले से। सब लोग मतलब सब लोग गाड़ी यूज करने वाले रोजाना वाले हैं। सर मुझे बताइए ये यूज तो वो भी करते हैं समीर जी। कोई गाड़ी तो यूज करते हैं, चलाते नहीं है खैर कुछ। सर इस मामले में क्या काइट फ्लाइंग ज्यादा है क्या? बात तो सही है, देखिए गाड़ियां तो सभी लोग चला रहे हैं, सड़क पे तो गाड़ियां खड़ी नहीं है। नहीं, गाड़ी सभी लोग चला रहे हैं। और ये जो हरदीप पुरी जी सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक क्यों हुआ ये, तो अचानक जो बात कही जा रही है अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी वाली, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कहा उसका वीडियो कई जगह मीडिया पर चल रहा है, अवेलेबल है। उसमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फिलहाल ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है। ये सेंटेंस आप सुन सकते हैं। सरकार का वो है, मतलब ठीक है, सरकार की बात कह रहे हैं ना वो। और जब उसमें विवाद उसी से शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपने जनता को बताया ही नहीं अभी तक। आप कह रहे हैं कि अगले साल तक नतीजा पता चलेगा इसका, तो विवाद की शुरुआत तो होती है वहां से। लेकिन कुछ सवाल इसमें अनआंसर्ड है जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। हम भूल जाते हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल लोग क्या कह रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है। अगर आपकी गाड़ी E10 के लिए मैकेनिकली फिट है, तो आपने जब उसको बढ़ाया तो क्या आपने कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया ये मेरा राइट नहीं है क्या? 4 से 6% भी अगर उसका माइलेज कम हो रहा है तो देखिए, दुनिया में भले लोग सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, लेकिन इंडिया में आज भी सेफ्टी से कहीं ज़्यादा लोग मार्केटिंग, जो रनिंग कॉस्ट है गाड़ी की, उस पर ध्यान देखते हैं, माइलेज पे देते हैं। माइलेज अगर 6% कम हो गया तो क्या कंज्यूमर को पता नहीं चलना चाहिए? E10 से आप E20 पहुंच गए, 25 पहुंचने वाले थे, अभी आप उसको सेकंड थॉट दे रहे हैं। 25 नहीं हो रहा, मना कर दिया। तो आपको जनता को भरोसे में लेना चाहिए, कंज्यूमर को। आप तो कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग ओपन इकोनॉमी में, तो आपने तो सर आप ये पूछेंगे तो कोई सरकार का आदमी आपको कोई अखबार की क्लिपिंग दिखा देगा उस डेट की, देखिए तो अखबारों में छपी हुई बात, हमने तो डिक्लेयर करके किया था, हमने चोरी से थोड़ी लाए थे। मैं वैसी बात कह रहा हूँ, वो तो वो बता देंगे कि हमने तो सार्वजनिक करके ही पॉलिसी लागू की है। आज ये कह रहे हैं कि 2021 से E15 से ज्यादा बिक रहा है, तो E15 E19 वो आप आज क्यों बता रहे हैं? 21 में क्यों नहीं बताया था आपने? अप्रैल से मैंडेटरी किया है। 21 में क्यों नहीं बताया था आपने कि E15 दे रहे हैं हम? आज मुझे बताएंगे तो सही। आज प्रॉब्लम ये है कि आज E20 ही अवेलेबल किया जा रहा है। दूसरी बात जो सब बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। कई बड़ी गाड़ियां जो लग्जरी कार है, चलिए हम कॉमन मैन की तो बात कर ही रहे हैं, माइलेज तो घटा, हर आदमी प्रभावित हो रहा है। जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनकी कॉस्ट करोड़ों के आसपास जाती है, उनके तो आप फ्यूल टैंक खोल के देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि किस पेट्रोल के लिए कंप्लायंस है, उनके पास ऑप्शन है।
और उनकी डैमेजिंग कॉस्ट कितनी होगी? ये तो सारे मान रहे हैं कि फ्यूल टैंक डैमेज हो रहा है, फ्यूल पाइप डैमेज हो रहा है। मोटी बात, क्या आपको लगता है सरकार इसमें पूरी तरह पारदर्शी नहीं है? सरकार पारदर्शी बिल्कुल नहीं, पूरी तरह के बिल्कुल नहीं है इसमें। आज भी सर क्या ही कहें इसमें। त्रिपाठी जी का फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे हरदीप पुरी जी पूछ रहे हैं और गडकरी जी चैलेंज कर रहे हैं, तो भैया इतने लोग जो हैं इन्हीं को आप खुद ही कर लेते। आप तो सरकार हैं, सुओ मोटो भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, स्वतः संज्ञान ले लेते। और क्या ARAI, सियाम, ऑटो मैन्युफैक्चर सबकी रिपोर्ट नहीं है पुरानी कि कम से कम 6%, कोई 5, कोई 6, यही ना बहस है, इतना कम हो रहा है। अब हम नहीं जानते, कोई नहीं बता सकता, कोई बता ही नहीं सकता भाई। जिसकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो गई वो कैसे जाने कि किस वजह से एक एवरेज कम हो। त्रिपाठी देखिए ऐसा, हाँ वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता। ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, माइलेज कोई आधा नहीं हो जा रहा है कि अचानक हर आदमी नोटिस करने लगे, ऐसा भी नहीं हो रहा। और ये कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है। और अब ये हम दो पहले बताइए, ये कोई नेशनल इमरजेंसी है क्या? हाँ तो मिलाना नेशनल इमरजेंसी थी क्या? वो तो वो कह रहे हैं हमको तो इंपोर्ट कॉस्ट कम करनी है। इमरजेंसी थी भाई, आप ये अरे अभी तो ऑपरेशन सिंदूर इसमें अभी ईरान वॉर में आपने देख लिया। अगर आप नेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं तो फिर तो इसको छोड़िए ना, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ देश को ले जाइए। ये नेशनल इमरजेंसी कैसे हो जाएगी? और अगर 5 से 10% तेल माइलेज कम देने लगे तो फिर भैया जितना तुमने बचाया उतना कर दिया। मान लीजिए कि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना उतना जमीन में लगाना पड़े, उतना गन्ना आप भूसी मकई जो मान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के सारे फैसले सही होते हैं, लेकिन इतना तो है कि सरकार के फैसलों के पीछे कोई आधार जरूर नहीं, आधार है। आप उस आधार में आप कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बेसिस है जिसकी वजह से ये पॉलिसी भारत में चल रही है। एक बात, और दूसरा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जितना बचाया उतना कम माइलेज में खो तो नहीं दिया उतना ही। हमसे तो ये एनालिसिस तो सरकार भी करती होगी। तो सरकार ने जब किया था तब तो उसमें आया है ना कि ये चीजें हैं। एथेनॉल वाला अगर बढ़ेगा तो एथेनॉल जैसे कह रहे हैं ये 85 ये 100 कर देंगे, तो भाई अगर उतना एथेनॉल कर दे, उतना एथेनॉल कहां से आएगा? इसका भी कोई डेटा है? आप बताएंगे ना उसको। एथेनॉल कोई हवा में थोड़ी ना आएगा कि एथेनॉल आ गया, एथेनॉल बाई प्रोडक्ट है। आज अगर मुझे नहीं पता कितने करोड़ों लीटर तेल खपता है भारत के अंदर, लेकिन उसमें अगर 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो 20% एथेनॉल बन रहा है ना देश में। अरे भाई उसका भी एक सरकार की तरफ से जो आता है कि कितना 1,90,000 करोड़ वो किसानों को गया। लेकिन मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं कि भारत को आप जिस तरह से जो चीजें मतलब जमीन, पर्यावरण, पानी, खेती, ये सब उससे जुड़ी हुई चीजें हैं ना, तो आप कोई एक डिटेल्ड स्टडी कराते हैं और जैसे आप प्रीमियम पेट्रोल बेचते हैं, जाता है वो आदमी ना 100 के बजाय 115 रुपया लेके आता है ना भाई, वो लेता है। तो वो विकल्प होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं अगर देश में E20 E30 की गाड़ी चलने जा रही, सरकार आज कह रही, चलिए एक लॉजिक पे आ जाते हैं, कहा E5 कंपनियों को बताया, उन्होंने इंजन बनाया E5, फिर 2 साल बाद कहा E15, कहा इंजन E15, फिर बनाया E20 बना दिया, फिर बनाया E50। तो भैया जो गाड़ी लेने वाला क्या करे? वो हर 3 साल में गाड़ी बदले। सब ठीक है, मैं कह रहा हूं सारी चीजें एकदम दुरुस्त है, नो ब्रेकडाउन, नो रिड्यूसिंग माइलेज, कुछ भी नहीं। हर 2-3 साल में कौन गाड़ी बदल सकता है आप बताइए? कोई नहीं बदल सकता। तो फिर ऐसा प्रयोग क्यों करेंगे गाड़ियों के साथ? लेकिन वो गाड़ी नहीं बदली गई और वो गाड़ी चल रही है। सर आप पूछ रहे थे ना 13 करोड़ लीटर पर डे कंज्यूम होता है पेट्रोल, 13 करोड़ लीटर, 13 करोड़ लीटर रोज 42.6 मिलियन मेट्रिक टन होता है सालाना। सर पहले इतनी बात बता दीजिए कि ये क्योंकि रोज का मुद्दा हो गया, ये क्या गैर जरूरी बहस है या वाकई इसमें कुछ है? नहीं, गैर जरूरी बहस तब तक है जब तक कि सरकार इस पर एक बहुत स्पष्ट नीति के तौर पर बात ना कर रहे हैं, समझे? बहुत सारे सवाल होते हैं, सब सवाल जायज़ भी होते हैं, नाजायज़ भी हो सकते हैं। कोई सवाल पर आप सवाल करते हैं, ये मुझे हैरानी होती है ना, मतलब सरकार जो करती है। अब मान लीजिए 20% आपने मिलाया और 6% माइलेज कम हो गया, तो मतलब 15% पर ही आप काम कर रहे हैं ना। तो 15% में यदि उसका कुछ डैमेज, देखिए ये कंपनीज के बात पर तो मैं भरोसा नहीं करता, वो सरकारों के खिलाफ नहीं जाती। तो इसका आंकलन ऐसे करना पड़ेगा, एथेनॉल मुझे 1 लीटर एथेनॉल कितने का पड़ता है और मुझे 1 लीटर क्रूड कितने का पड़ता है। अब इस पर दूसरी बात, वो भी ठीक बात है आपकी कि उस पर कितना पड़ रहा है। मैं इसलिए आज उस पर भी आना ही चाहता था कि भाई असली बात तो आप कर नहीं रहे पुरी साहब की। पुरी साहब को जो बात करनी चाहिए वो करें। आज मैं एक खबर देख रहा था, शायद भास्कर में ही छपी है, कि 11 रुपए पर लीटर इस समय मुनाफा कमा रही हैं कंपनियां।
अंडर रिकवरी और नहीं जिस है समय आप घाटा कर रहे थे तब भी वो मुनाफा कमा रही थी और उनका मुनाफा रहा 24,000 करोड़ वो। 1 जून के बाद लगातार मुनाफा कमा रही है। जिस दिन पेट्रोल क्रूड $120 था बैरल, उस दिन भी मुनाफे में थी कंपनी। उस दिन नहीं थी, लेकिन वो 48 से 75 तक 90 तक में मुनाफे में ही रही। एक बहुत कम समय 1 था जून के बाद से लेकिन लगातार आज तो मुनाफे 11 रुपए लीटर कमा रहे हो ना आप। जब मुनाफा कमा तब आप उस बात को टालते हैं। 11 रुपए लीटर आज कमा रहे हो तो क्यों नहीं उसमें से 2 रुपए लीटर मेरा कम कर देते। आप मुनाफा भी कमा लीजिए, 5 रुपए उसमें से कमाइए, 5 रुपए दे दीजिए। तो उस पर तो पुरी साहब बात नहीं कर रहे। पुरी साहब को ये आनंद है कि इथेनॉल पर चर्चा करते रहो, पेट्रोल के दाम मत कम कीजिए। पहले इस सवाल का तो जवाब दें कि भाई क्या हो रहा है। और यदि एथेनॉल मिलाया आपने देश की पैसे को बचाने के लिए तो उसका असर क्या कंज्यूमर पे फायदा हुआ उसको? फिर तो और पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ना। एथेनॉल सस्ता हुआ ना। हाँ, ये बात ठीक है। यदि मैं आप इंपोर्ट कॉस्ट बचाने के लिए ही तो ये काम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर अगर 20% अगर ब्लेंड कर रहे हो तो फिर उसका रिलीफ मिलना चाहिए ना। तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। पेट्रोल कॉस्ट पे बात हो जाए एक बार। मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए आप लगातार देख लें, 1 जून के बाद से सरकार जो भी बेच रही है, सरकारी कंपनियां, उनको पेट्रोल में कुछ न कुछ पेट्रोल डीजल में मुनाफा ही हो रहा है और वो आज बढ़ते बढ़ते 11 रुपए लीटर हो गया है। दूसरी बात, अगर प्राइवेट कंपनी कम कर सकती है, जो हम लोग कल भी बात करें, 4 दिन पहले कम किया उसने, सरकारी क्यों नहीं कर सकती? प्राइवेट कंपनी तो घर से नहीं दे रही होगी, सरकारी कंपनी के पास जमा हो सकता है कि भाई वो बुक में ठीक कर लेंगे आप कि पहले कमा लिया, आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया। अगर वो कम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात ये विजय जी ने एक पॉइंट जो उठाया वो बहुत वैलिड है कि अगर आप सारा इंपोर्ट कॉस्ट कम करने के लिए कर रहे हो तो कंज्यूमर को क्यों नहीं पास ऑन कर रहे भाई? और एक बड़ा सवाल और जो मनमोहन सिंह के समय से उठ रहा है कि आपने तो डी कंट्रोल कर दी थी प्राइसिंग पेट्रोल डीजल की, तो सरकार हर बार क्यों आ जाती तय करने के लिए? कंपनीज को करने दो ना। जब चुनाव होंगे कंपनीज मौन हो जाएंगी, जिस दिन वोटिंग खत्म होगी अचानक आप रिकवरी करने निकल पड़ेंगे। कुल मिला के वो फिर वही ट्रांसपेरेंसी का सवाल है। आप देश को भरोसे में लो ना, आमने सामने बताओ भाई ये सिचुएशन हम ये कर रहे हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है सर, वो आप करते नहीं। अमेरिका ईरान के बीच जंग फिर शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भीषण जंग छिड़ गई है। आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच अमेरिका ने ईरान पर बड़ा विध्वंसक हमला किया है। उसके 80 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इसमें ईरान के बंदर अब्बास, केश्म द्वीप और सिरिक के आसपास मौजूद कई सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई है। अमेरिका का कहना यह है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों पर ईरान ने जो हमला किया था उसका जवाब। अमेरिका ने इस एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन लॉन्च साइट समेत IRGC की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को भी तबाह करने का दावा किया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने फिर काउंटर अटैक किया। उसने बहरीन और कतर में अमेरिका के बेसेस को निशाना बनाया और ईरान ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के 85 से ज्यादा जगहों पर, ठिकानों पर इन देशों में हमला किया और अमेरिका के MQ-9 ड्रोन्स भी उसने मार गिराए हैं। इसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका के साथ हुए समझौते को फिलहाल रद्द कर दिया है। साथ ही ईरान ने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिकी सेना को हमला करने के लिए जगह देते हैं तो उन्हें भी इसमें शामिल माना जाएगा। खबर यह भी है कि अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने के लिए दिया गया जो स्पेशल कंसेशन था, एक कह लीजिए छूट थी, उसको भी रद्द कर दिया। अभी तो ट्रंप कह रहे थे 2 दिन पहले कि हमने वहां से तेल इतना निकाला कि तेल के दाम हमने बढ़ने नहीं दिए। ईरान का तेल भी बिकने लगा था, अब उसको उन्होंने फिर प्रतिबंधित कर दिया है। ईरान कह रहा है नो समझौता, अब वो समझौते से पीछे हट रहा है। तो ये रोज हॉट एंड कोल्ड जो है दोनों के बीच जिस तरीके से चल रहा है, ये कहाँ तक सरवाइव करेगा ये समझौता और ये सीज फायर, अब तो सवाल इस पर है क्योंकि बीच बीच में ये होता रहता है। और अभी ट्रंप ने कहा था हम 1 हफ्ता कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है, कई दिनों का वहाँ पर कार्यक्रम वगैरह लगे हुए हैं। अब उसके बीच में फिर ये खबर आना कि दोनों देशों के बीच फिर झड़प हो गई और ऐसी वैसी झड़प नहीं, ठीक ठाक। सर एक चीज़ मैं बता दूं सौरभ जी, होगा जो होगा वो तो तेल बढ़ गया, सीधे सीधे भाग गया $5। कल हम लोग 67-68 की बात कर रहे थे, आज 74, 75, 78 चला गया क्रूड और ब्रेंट क्रूड मिला के। और मतलब उसका नुकसान तो चारों तरफ है। हमारा जो अपना शेयर बाजार है, सेंसेक्स तो 1300 पॉइंट क्रैश कर गया, 1300 पॉइंट क्रैश कर गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि 1309 पॉइंट क्रैश कर गया। दोनों लगभग 2-2%। सरकार को पता है, जो सरकार बोल रही थी ना कि हरदीप पुरी ने कहा था 2 महीने नहीं करेंगे, सरकार को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति क्या है, ट्रंप कब हमला कर देंगे, कब ईरान से वॉर शुरू होगा, कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। आज हम कम करें फिर वो बंद हो जाए। तो जो भी वहां पर स्थिति बनी हुई है, सरकार ने समझदारी का काम किया, अभी कीमतें कम नहीं की है।
सरकार ने कहा 2 महीने देखेंगे, अगर नॉर्मल होगा रूट तो उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। और जिस तरीके से हमला हुआ है, ये तो लग रहा है कि मतलब अभी अंत्येष्टि चल रही है और हमला कर दिया गया। कहां से हुई इसकी कि वहां से स्ट्रेट ऑफ 3 जहाजों पर ईरान ने हमला किया। 3 जहाज, भारत का जहाज भी था, लेकिन तय रूट छोड़ कर गए। वो उनका ये कहना है कि उन्होंने तय रूट को छोड़ा है, हमसे परमिशन नहीं ली। कि अभी आप इन्होंने ये सीज फायर जो की गई, ये कहा गया था कि हम 2 महीने में हम न्यूक्लियर इश्यूज पर बात करेंगे ईरान के, उसके लिए सीज फायर की गई थी, बाकी सारे मुद्दे सुलझा लिए गए थे, ऐसा बताया गया था। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये लोग स्पेशली इनकी मीटिंग हुई थी कतर के अंदर, तो वो मीटिंग खास तौर पर इसलिए थी कि भाई वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि वहां से जहाज कैसे गुजरेंगे, क्या उनको ईरान से कोई परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या उनको वहां कोई टोल देना पड़ेगा। इसका मतलब आप उतनी सी बात भी नहीं आप आपस में सुलझा पाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमें फिलहाल हैंडल कैसे करना है, वजह फिर हॉर्मुज ही बना है। बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये चलता ही रहेगा बार बार। मैं तो इस पर आप ही को थोड़ा सा ज़्यादा झटका लगता है कि समझौते तेल भाग गया हमारा $5 ऊपर। नहीं, वो तो नुकसान होगा ही, कि क्या होगा। वैसे कम भी होता तो भी हमारा तो नुकसान फ़ायदा कुछ होता नहीं, तो उस चिंता को अलग से करेंगे बात। लेकिन ये गंभीर है और इसका मतलब कि ट्रंप साहब को लेकर जो बार बार हम लोग तो कभी भी आश्वस्त नहीं होते, लेकिन दोनों लोग जिस तरह से कर रहे हैं उससे लगता है कि दुनिया में कि किसी को कोई परवाह नहीं है। ये तो सारी दुनिया पर असर डालने वाला घटनाक्रम हो रहा है ना, जिस पर आप बात कर रहे हैं। और अमेरिका को भी समझ लेना चाहिए कि जो वो ये समझ रहा हो कि वही बॉस है, वो जो प्रतिष्ठा थी वो हेकड़ी निकाल दी ईरान ने। तो फिर इस पर रोज उसको बढ़ा के देखिए, इसमें ईरान का जितना नुकसान होना था वो हो गया है, थोड़ा बहुत और हो जाएगा। जब पूरा ही घर टूट गया हो तो उसमें कितना नुकसान बचा है, नहीं बचा है। अमेरिका ही किस तरह से इस पर काम कर सकता है, क्या नहीं हो सकता, समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप साहब क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। अचानक कोई भी बहाना मिल जाता है, हमला करना हो तो कोई भी बहाना हो जाता है, नहीं करना हो तो आपके पास वो बहानों को भी आप टाल सकते हो कि इस तरह से हो रहा है। और इससे नहीं लगता कि ये हम ईरान और अमेरिका के बीच में कहीं पहुंच पाएंगे। इससे बहुत उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। बॉम्बिंग देखिए सर, हाँ वो देखिए, मैंने बॉम्बिंग बहुत भयानक हुई है, भीषण बॉम्बिंग है दोनों ही तरफ जो है ना। उम्मीद कीजिए कि कोई तो राह निकली। आज थोड़ा सा ये बात कहनी चाहिए, ये वाला तो पूरी तरह से ईरान की बददिमागी है। ये ठीक बात है कि अमेरिका को कमजोर चेहरा दिखा दिया, अमेरिका को दबा दिया, लेकिन इस तरह से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर हमला करेंगे, जहाज़ों पर ये कोशिश करेंगे कि हम चलाएंगे, और जब 60 दिन आपके लिए यही थे कि शर्तों को तय करेंगे, तो कम से कम 60 दिन तो शांति करते, अमेरिका की तरफ से कुछ आने देते। लेकिन अमेरिका जब उसके लिए तैयार है, और चूंकि अब ट्रंप का जो ताजा बयान है, हालांकि फिर भी बात है कि ट्रंप तो पलटते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो डील करना ही नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो सिक पीपल हैं, वो लोग है ही नहीं है सही, डील नहीं करना चाहता वो, इसको समझिए। और अगर वहां चला जाएगा तो हम लाख ये कहें कि अच्छा वो बर्बाद हो चुका है, कितना और बर्बाद होगा, लेकिन कितना और बर्बाद तो उसका कोई ऐसा थोड़ी ना है, रसातल में जाने की कोई सीमा तो होती नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक है। और ईरान की लीडरशिप को अगर ये लग रहा है कि हम यहां पहुंच गए जहां अमेरिका को बार बार दबा सकते हैं, तो शायद वो मुश्किल कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो मुश्किल है, हम लोगों के लिए तो दुनिया के लिए मुश्किल है, हमारे लिए दुनिया के लिए मुश्किल। लेकिन ये ईरान की बददिमागी है। ईरान काबू नहीं आ रहा ट्रंप के, असली बात इन्होंने जो छेड़ दिया युद्ध, अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये वरना तो ये रोज रोज का मामला बनता नहीं। और वो ट्रंप साहब की बात तो फिर आजकल में फिर देखिए ना, वो कहेंगे हो सके तो कुछ भी फिर से उनके फ्रेंड हो जाए। आप प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं वहां पर। आपको बता दें पहले अपडेट कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो इंडोनेशिया से रवाना हो गए हैं, थोड़ी देर पहले वो जकार्ता से उनका डिपार्चर हो गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए वो निकल गए। अच्छा, रवानगी से पहले मोदी वहां के एक प्राचीन मंदिर गए, इसका नाम है प्रम्बनन मंदिर, 9वीं शताब्दी का मंदिर है, बड़ा पुराना और गौरवपूर्ण इतिहास है इसका। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मिलकर इस मंदिर के कायाकल्प से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में यह मंदिर शामिल है। मुख्य रूप से ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को समर्पित मंदिर है। यहाँ महादेव यहाँ के मुख्य देवता हैं। इस परिसर में मूल रूप से 240 मंदिर थे, लेकिन 11वीं सदी में आए एक भूकंप और एक ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से ये मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। 17वीं सदी में इसकी दोबारा खोज की गई और इसके मुख्य 16 मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग बयान आया कल। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, बड़े कलरफुल कैरेक्टर हैं। इन्होंने कहा कि भारत से हमारा सदियों पुराना रिश्ता है, और फिर इन्होंने कहा कि मैं जब भारत आ रहा था तो मैंने पहले अपना डीएनए चेक कराया, तो उनका मेरा डीएनए हिंदुस्तानी निकला। I made my state visit to India.
I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. No, this is true, you know. And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. डीएनए कराने के बाद मुझे पता चला इंडियन म्यूजिक पर मेरा शरीर हिलने क्यों लगता है, मेरा डीएनए इंडियन है। आगे इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी तो भाषा संस्कृत से ली हुई है, 50% नाम हमारे संस्कृत से लिए हुए हैं और हमें इस बात पर गर्व है। और मोदी जब तक इंडोनेशिया में रहे, राष्ट्रपति प्रोबोवो उनकी खूब तारीफ भी करते रहे और उन्होंने कहा कि मैं खुले तौर पर कहता हूं कि मैं मोदी के स्टाइल को कॉपी करता हूं। उन्होंने एक डिनर होस्ट किया और उसमें ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा अच्छी बात है कि मोदी की कोई उनकी पॉलिसीज पर कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी पॉलिसीज को स्टडी भी किया है और उनको कॉपी भी किया है। Our language, what, 50% from Sanskrit? Yeah. Many of our names are Sanskrit names. And therefore, there is this closeness, and we welcome more close cooperation. Happy there's no copyright to all your program. I follow your career and I copy many of your programs. I don't mind admitting. Okay, so I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs, and it's proving to be successful for us. So thank you very much. अब ये जो उन्होंने इससे पहले मोदी जी की पॉलिसीज वाली बात करते हैं, इससे पहले जो उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए इंडियन है, दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, वहाँ का राष्ट्रपति ऐसी बात कह रहा है और फिर वो कहते हैं हमारे नाम संस्कृत से लिए हुए हैं, हमारी भाषा आदि से ज़्यादा जो है वो संस्कृत से उसमें शब्द लिए हुए हैं। हमारे यहाँ पर ये आरएसएस के लोग जो कहते हैं बुनियादी तौर पर, उनका आर्गुमेंट क्या है? मतलब जिस बात पे हमारे यहाँ विवाद होता है कि भाई डीएनए सबका यहीं का है। अभी आप किसी से पूछ लीजिए, कोई बता देगा आपको अपने आप को डीएनए, वो कहेगा कि मेरा अफगानिस्तान का डीएनए, कोई कहेगा मेरा अरबी है, कोई मेरा फारसी है, कोई मेरा तुर्क है। ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। और यहाँ इसी बात पर जो है झगड़ा रहता है। उस आदमी को, राष्ट्रपति को कहने में शर्म नहीं है कि मेरा डीएनए इंडियन है। भाई मूल तो कहीं से किसी का शुरू हुआ ही है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमारा उसके बाद धर्म हमारा आ गया, हम इस्लाम धर्म में हम ज़्यादातर लोगों ने अपना लिया। वो हमारे मूल को नहीं बदल सकता, हमारे नामों को थोड़ी बदल देगा। हमारे यहाँ क्यों सारे नाम अरबी हैं, ये सवाल उठता है। हमारे यहाँ ये जो जितने भी नाम मुस्लिम समाज में हैं ज़्यादातर, वो सारे नाम अरबी के। मुझे उनकी याद आ रही है जो कनाडा के वो थे, पाकिस्तानी मूल के लेखक, जो उनकी मृत्यु हो गई, सलमान नहीं, अरे वो बहुत बोलते थे इन सब मुद्दों पर। अभी कुछ साल पहले तारिक फतेह ये कहते थे कि भारत में अशोक मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, किसी मुसलमान का नाम अशोक क्यों नहीं हो सकता, क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपको नाम जो है वहीं से डिराइव करना है जहां से धर्म आया? यही झगड़ा यहाँ है जो सुबियान तो कह रहे हैं। नहीं, यहाँ तो झगड़ा ये है कि हम इस्लाम के कौन सा स्वरूप को स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ तो पहनावा सिर्फ नाम की बात नहीं है, पहनावे के तौर पर भी देखें तो इंडोनेशिया में जो पहनावा है वो तो इस्लाम का सबसे बड़ा देश है मुस्लिम आबादी के हिसाब से, वहाँ का पहनावा है। हाँ, तो हम किसी खास तरह के पहनावे को, खास तरह की सोच को, खास तरह की मानसिकता को जब फॉलो करते हैं तब समस्या होती है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन वहाँ आप देखिए कि राम वहाँ भी आराध्य हैं, वहाँ रामायण का मंचन होता है, रामलीला होती है वहाँ। तो किसी देश की संस्कृति जिसको कहते हैं सतत, सनातन कहेंगे तो लोग उस पर विवाद करने लगेंगे। नाम गरुड़ है और जितने नाम वहाँ हैं संस्कृत में, जितना नामों में असर दिख जाएगा शायद हमारे यहाँ भी ना मिले। हमारे यहाँ तो एक नया फैशन चल पड़ा है नाम रखने का, हम तो उससे दूर जा रहे हैं संस्कृत की तरफ से।
वहाँ आज भी ये चीज़ें बची हुई हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो साझा संस्कृति है, जो प्रधानमंत्री ने वहाँ जाने के समय पर कहा था जब पहुँचे थे, विरासत है हमारी साझा। और विरासत में चाहे धर्म या आपकी जो दिनचर्या की चीज़ है वो आपको जोड़ती हैं, प्राचीन से तोड़ती प्राचीन नहीं। मंदिर मिलते हैं सर वहां पे। ये जिस मंदिर की हम बात वो कर एक रहे हैं, तस्वीर, एक विजुअल है, वो दिखा दीजिएगा जरा। आज जिस मंदिर में 1000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर, वहां पर ओमकार जाप भी हो रहा था। मृत्युंजय एक वो जाप हो तस्वीर रहा है। दिखाएगा, एक वो तस्वीर निकालिएगा। अब ऐसे सोचिए ना भाई, उस आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, डर नहीं है, अपनी इंडिविजुअलिटी पर, अपने मूल पर वो व्यक्ति बिल्कुल क्लियर है, वहां का जो राष्ट्रपति है। और ये राष्ट्रपति कह रहा हूं मतलब इंडोनेशिया के लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां पर, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, लोगों को मालूम है हम कौन है। लोग नहीं होंगे तो राष्ट्रपति ऐसे थोड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो भारत के राष्ट्रपति के साथ वहां पर योग करें, वहां पर बैठ के लोग ओंकार का जाप करें, और मुसलमान राष्ट्रपति है, बढ़िया, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो खुद लेके गए मंदिर की, इसको ठीक करना है साहब। नहीं, देखिए हमारे यहाँ वाले तो अभी कोई आके कह देता कि वहाँ वो अच्छा संघ तो है नहीं, वहाँ मंदिर मंदिर बन गया है। वहाँ तो संघ विश्व हिंदू परिषद कोई आंदोलन भी नहीं चलाना पड़ा था। वहाँ तो ये भी नहीं है जो यहाँ लोग कह देते हैं कि वो तो मूर्ति रख दी गई है अयोध्या में। आप जरा सोचिए कितनी मतलब विडंबना है, कितनी विचित्र स्थिति है कि भारत देश में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर में मूर्ति कहाँ से आई, इसको लेकर साजिशें रची जा रही। और इंडोनेशिया में इतना बड़ा मंदिरों का संकुल था जिसमें से कुछ को बचाकर इंडोनेशिया की जो मुस्लिम सरकार है वो बचाने की कोशिश कर रही। और इसीलिए जब मैं बार बार कहता हूं कि भारत में सेकुलर नहीं, फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, तो उसके पीछे वजह यही। और हम जब ये कहते हैं तो कोई एक जगह नहीं है, आप जहां जहां हमारे आसपास के देशों में जब जाते हैं वहां से बात करते हैं, हम ये कहते हैं और इसमें कोई संकोच नहीं कि भाई अमेरिका नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, यूरोप के देश नहीं है, उधर के देश नहीं, लेकिन इस तरफ के देशों में जहां हमको हमारे निशान मिलते हैं, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन जगहों पर हमारे, कंबोडिया हो गया, हमारे बाकायदा निशान मिलते हैं। और नेपाल, भूटान तो ये तो छोड़ ही दीजिए, श्रीलंका तो छोड़ दीजिए, ये तो मतलब है ही है। क्या सीखने वाली बात है इंडोनेशिया से? एक लाइन की बात है, हम लोग कई बार बात करते हैं, और अभी मोहन जी के बयान पर बड़ा विवाद हुआ तो हम लोग भी इसी कहानी कुर्सी की चर्चा किए था। मुसलमान इंडोनेशिया मॉडल को अपना ले तो इस देश के 99% विवाद समाप्त हो बिल्कुल, जाएंगे। 1% इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस तो रहेगी रहेगी। मतलब कांग्रेस सारी समस्याओं की जड़ है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि पार्टी तो रहेगी ना, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन सचमुच सारी समझ, क्योंकि आपको मूल क्या है, मोहन जी भी तो यही कहते हैं, आप मुसलमान है तो मुसलमान बनिए, लेकिन आप अपनी हिंदू संस्कृति, वो विरासत, वो भारत का जो सब कुछ है वो कैसे छोड़ दीजिएगा? और वो छोड़ भी नहीं पाते हैं। ये राजनीति की वजह से ज्यादा झगड़े होते हैं। तैमूर, बाबर, अकबर, इन सब को छोड़ दीजिए, अपने भारत भूमि पर जहां आप हैं वहीं की बात कीजिए। और आप तो वहां के हैं भी नहीं, वो तो मर खप गए होंगे जाने कितनी पीढ़ी पहले, जो सचमुच तुर्क मंगोल जो वो तो खत्म हो गए। आप तो सब हिंदुस्तान। देखिए अभी आप जो बात लेकिन कर रहे थे, मैं फिर आपको एक बार इस जंग की खबर पर ले जा रहा हूं। ट्रंप का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर टूट गया है, ईरान का नेतृत्व गलत हाथों में है, ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है। ये बड़ी खबर खुद ट्रंप दे रहे हैं। उन्होंने कहा ईरान से बात करना वक्त की बर्बादी है। और इसके बाद जो अभी त्रिपाठी जी ने आपको बताया, 1300 पॉइंट भारत का बाजार गिर गया, दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स अब 1500 पॉइंट नीचे जा चुका है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान कैंसर है, हम इसे खत्म करके ही रहेंगे। ईरान पर कल रात बहुत बड़ा हमला हमने किया, ये ट्रंप कह रहे हैं। वो उनका बयान भी आ गया है, वो नेटो के जी 1700 पॉइंट नीचे चला, नेटो के प्रमुख मार्क रूट के साथ मीटिंग में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। वो बयान भी अगर है तो उसको निकाल लें। नया संकट खड़ा हो गया सर, अब फिर घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। ट्रंप कह रहे हैं टू मी इट्स ओवर। They are sick people. Vicious, violent, scum, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के नेतृत्व के लिए ट्रंप। आज तो इजराइल में आतिशबाजी हो रही होगी ट्रंप के इस बयान के बाद। सर इजराइल छोड़िए, दुनिया का क्या होगा? इजराइल तो घूम फिर के फिर वही इजराइल तो यही चाह रहा था, इजराइल यही चाह रहा था कि ट्रंप को समझाने के लिए कि आप सीज फायर में मत पड़ो, एक बार ईरान का खात्मा करते हैं। ट्रंप ने बिना इजराइल के कंसर्न के उनको अलग करके सीज फायर कर लिया था, और इजराइल अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। अब इजराइल को भी अधिकार मिल गया है कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को भी हमला करे, और लेबनान का जो बचा हुआ हिस्सा है
उसको भी वो ध्वस्त करे, उसको ये अधिकार मिल गया इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन ये जहां से शुरू हुए थे वो वहीं पर पहुंच गई पूरी गाड़ी। अब फिर वो युद्ध होगा और अब मुझे लगता है ये ज्यादा भयानक होने वाला है, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं अभी। अब मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश होगी। पिछली बार जो था उसके लिए आप अमेरिका को, ट्रंप को, इजराइल को दोषी करा दी। इस बार जो कुछ हुआ है, जब सब कुछ चीजें पटरी पर आ रही थी, सारी दुनिया को लग रहा था शांति हो गई, ये ईरान की बददिमागी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो इंटरनेशनल वाटर है उस पर हमले कर रहा है। एक जिसको कहते हैं ना कि आप कोई रास्ता निकालें, कोई तरीका निकालें कि हमको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, हमको कुछ चाहिए, कुछ ये आगे परसों कह रहा था ट्रंप की ईरान में फर्स्ट रिजीम चेंज हो गया, दूसरा रिजीम बदल गया, तीसरे रिजीम वाले एंड दे आर वेरी रैशनल पीपल। इसीलिए तो कह रहा हूं, ये तो ट्रंप का तो अपना बड़बोलापन, ट्रंप की अपनी चीजें हैं ही, लेकिन अभी जो ये युद्ध बढ़ा है, जो सीज फायर टूटा है, उसके लिए तो ईरान जिम्मेदार है ना। और ये बददिमागी सोचिए, अपने यहाँ फ्यूनरल कर रहे हैं, मुस्तफा खामेनेई का अब तक पता नहीं है। आप भले बार बार कहें कि अरे हम मतलब कुछ भी हो जाए रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये भारत के कुछ लोगों की बात अलग है कि वो 2 बिल्डिंग के सामने खड़े होकर कहेंगे देखो ईरान बन गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा होता नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया के लिए ये बड़ी मुश्किल का वक्त है, लेकिन ईरान लगता है कि जिसको हम सिविलाइजेशनल, जो उन्होंने कहा था कि स्टोन एज में जाएगा, वो खुद अपने कर्मों से वहां तक पहुंचता दिख रहा है। अरे ट्रंप का बयान आ गया, वो सुनिए जरा ट्रंप ने भी क्या बोला ईरान के साथ समझौता खत्म होने पर। ट्रंप कह रहे हैं मैं ईरान से कोई बात ही नहीं करना चाहता, मैं ईरान के साथ समझौता करना ही नहीं चाहता। ये कह रहे हैं। वो तो फिर से वहीं पर ट्रंप साहब तो खैर मैं उन पर इसलिए भरोसा करता हूं कि वो फिर कल भी बदल सकते हैं। नहीं बिल्कुल बदलते हैं, बदलना चाहिए, और बदलना भी चाहिए। लेकिन ये ईरान और अमेरिका का ही नहीं, ये पूरी दुनिया का बड़ा संकट हो गया। मुझे लगता है अब दुनिया को भी कुछ दूसरे तरीके से सोचकर इस पर बात करनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों की बददिमागी कह लीजिए या दोनों की बेईमानी कह लीजिए, बेईमानी भी कह सकता हूँ कि जब आपने 2 महीने के लिए सीज फायर की बात की है तो उसी दौरान, और ये तो कोई उम्मीद भी नहीं करेगा क्योंकि अभी फ्यूनरल वाला जो टाइम चल रहा था तो सब वो चल ही रहा है, कल होना है फ्यूनरल। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बना लिया, हथियार, और उसके मुंह को खून लग गया उसको। वो ये बात मैंने पहले भी कहा कि हॉर्मुज को लेकर, और वो छोड़ने वाला भी नहीं है, इस पर कुछ भी समझौता होगा तो वो कुछ ना कुछ हिस्सा ईरान के पास रहेगा ही। मतलब हिस्सा का मतलब कि वो कुछ ना कुछ उसमें एक पॉइंट बनाकर रखेगा कि भाई इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, या इनको देना पड़ेगा, इनको नहीं देना पड़ेगा, और उसके बीच से कैसे समझौता होगा, कैसे निकलेगा। लेकिन अभी ये फिर अब समझिए कि गई लंबी बात, ये जिस तरह से हुआ है। एक ही बात कहता हूँ, जब आप कहते हैं कि मुँह खून लग गया है ना, तो चाहे मनुष्य हो या पशु, खून लगने के बाद उसका जीवन समाप्त ही होता है, मारा जाता है। कर देना, खून लगने के बाद वो मारा ही जाता है। अरे सर बस की नहीं है उनके, वो उनसे हो नहीं पा रहा है। ये लग रहा है ना, लेकिन चीजें तो मतलब कैसे अब आगे कैसे जाएंगी ये देखने वाली। या तो वो समझौते की तरफ जाएंगे, और नहीं तो फिर अगर लाई लंबी चलती रहेगी तो फिर आप कितने लंबे समय तक आप ये सब करते रहेंगे। ट्रंप का परसों का बयान है, वी विल एंड दिस आइदर वे, या तो समझौते से या लड़ाई से। उन्होंने कहा लड़ाई से करना होता तो मैं बहुत पहले कर देता, मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। आसान होता तो कर दिया होता, आसान होता तो फिर आपको सीज फायर नहीं करना पड़ता जो आपने किया। आसान तो नहीं है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि दोनों का, इजराइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हालांकि सबसे शातिर खिलाड़ी वही है, थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दे तो ये दोनों, ईरान भी और अमेरिका भी, चाहे उधर मुस्तफा की बात कर ले या उनके जो भी सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, या इधर ट्रंप की बात, टोटली अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल और डाउटफुल कैरेक्टर्स। किनके सर? ट्रंप, दोनों करेक्ट, दोनों तरफ। जैसे बात हो रही है अभी 60 दिन की बात थी, उसमें ये तय होना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या व्यवस्था रहेगी, वो आपको तय करना था, और 60 दिन तक उसको बिल्कुल फ्री रखना था नेविगेशन के लिए। आपने वो 60 दिन में ही ये काम शुरू कर दिया, और इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। तो कुल मिला के दोनों तरफ भी जो शांति पसंद करने वाले लोग हैं वो कम हैं, और सनकी लोग ज्यादा हैं। लेकिन सर ये लोग बीच बीच में ऐसा बोल करके और एक दूसरे पर छुटपुट हमला करके फिर बातचीत पर आए हैं, ऐसे पहले ऐसा फिर आ सकते हैं, उसमें कोई दायरे नहीं है। ये खिसकता जाता है इन ना, दोनों की बातचीत और जो शांति वार्ता की कोशिश है वो हिचकोले खाते हुए चलती रहेंगी। लेकिन जो अभी बात हो रही थी और पहले भी हम लोग बात कह चुके हैं कि इन तीनों देशों की सनक या इन देशों के शासकों की सनक का बंधक बनने के बजाय बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके अगुआ देशों को आगे करके कोई दबाव ग्रुप बनाना चाहिए। तो करना ही पड़ेगा, बाकी देशों को काम, भारत को भी कभी कुछ बोलना अब आ गया सर। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला होना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा था। और अब जिस तरीके से ट्रंप का बयान आया कि टूट गया, इसका मतलब ये है कि अब बड़ी जंग की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। अब उसको स्टोन एज में पहुंचाना है, कितने लंबे लड़ाई चलेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं होगा,
वो फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होगा, फिर दुनिया तेल के संकट के अंदर आने वाली है, भारत को फिर तकलीफ होगी। मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी हो, फिर चाइना के शी जिनपिंग हो, फ्रांस के मैक्रो हो, या तमाम जो बड़े देश के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, वो ट्रंप से बात करे, ईरान से बात करे और वो इसको लीड करे, क्योंकि ये सिर्फ ट्रंप और ईरान के बीच का मामला नहीं है, तेल का मामला है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का मामला है, उस रास्ते का मामला है जैसे तमाम दुनिया के लिए तेल निकलता है उस रास्ते से होकर। यह दुनिया के लिए नया संकट खड़ा हो रहा है और इसी तरह से अगर बना रहेगा तो आने वाला समय और मुश्किल आने वाला है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को भी ये बात समझानी होगी, किसी भी तरीके से समझाए, लेकिन इस मामले को रोकना होगा। कम करा लीजिए तेल के दाम। हम तो अभी ये बात कर रहे थे कि तेल के दाम कब होंगे भारत के अंदर, फिर ये संकट जो है खड़ा हो गया। पंजाब महाराष्ट्र की खबर, ओवैसी ने अमित शाह पर क्या कहा, सतलुज फिल्म विवाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोले, अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला, सारी खबरें जल्दी से बताते हैं आपको। पंजाब से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की कलह खत्म नहीं हो रही और शायद नहीं हो पाएगी। कांग्रेस ने पंजाब के इंचार्ज भूपेश बघेल को मतभेद दूर करने के लिए भेजा था, लेकिन वो रास्ता तो कोई नहीं निकाल पाए भूपेश बघेल तक। लेकिन शायद संदेश दिल्ली से ये पहुंचा दिया गया है कि आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। चन्नी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कल उन्होंने ये कहा था कि चन्नी और एक दो और नेताओं का नाम लेके कि वो लोग मुझे बता के गए हैं कि वो पंजाब के बाहर हैं, लौटेंगे तो मिलेंगे। कोई नहीं मिला उनसे। खबर ये थी कि चन्नी जी ने मना ही कर दिया था कि हम इनसे कोई मुलाकात नहीं करेंगे। चन्नी और उनके सपोर्टर्स ये चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया जाए, चन्नी को वो पद दिया जाए, क्योंकि ये होता आया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी ने उसी को मुख्यमंत्री बनाया, तो इस आज तक। इसीलिए शायद चन्नी जी इस बात में देखते थे कि मुझे बनाया जाए। अब इस बीच भूपेश बघेल ने आज बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि अमरिंदर राजा वडिंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि हम बदलाव करते रहें। ये कल सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रधान और सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया। हाईकमान ने एक बार फैसला ले लिया, उसमें अब परिवर्तन नहीं होता। कोई गुड्डा गुड्डी खेल है क्या? ये बार बार निर्णय बदला जाएगा। आप लहजे पे भी गौर कीजिए भूपेश बघेल के, जिस लहजे में वो कह रहे हैं गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या कि बार बार परिवर्तन होता रहेगा। साफ है दिल्ली ने झुकने से इनकार कर दिया है चन्नी के इस मैं तो ब्लैकमेल ही कहूंगा, चन्नी के ब्लैकमेल के सामने। चुनावी साल है, पार्टी को एम्बैरेस करके चन्नी जी चाहते थे कि मैं मुखिया बन जाऊं, पार्टी ने साफ मना कर दिया नो। राहुल गांधी अपने विदेश दौरे से वापस आ गए और उसके बाद ये फैसला हुआ होगा कांग्रेस पार्टी में कि अब इसी तरीके से चन्नी जी को जवाब दे दीजिए माइक पर जाकर के। क्यों सर? मुझे लगता है उससे भी बात आगे की। आप कह रहे हैं ब्लैकमेल कर रहे थे, वो ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था। कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि अब इस पर ज़्यादा फजीयत हो, उससे पहले ये बात साफ साफ कर दी जाए। ब्लैकमेल वाली बात तो रही होगी 2-4-6 महीने पहले। चन्नी का पार्टी में रहने का कोई इरादा ही नहीं था। इरादा मतलब अभी जो पिछले 1 महीने का जो डेवलपमेंट है उसमें मुझे नहीं लग रहा था कि वो ब्लैकमेल वो कर रहे होंगे 2-4-6 महीने पहले कि भाई ऐसा कुछ कर देंगे, ये होगा वो। लेकिन पिछले 1 महीने से वो जिस तरफ जा रहे थे वहाँ से कांग्रेस, जिसकी हम लोग कई बार चर्चा भी करते रहे, आप मेरे को कम भरोसेमंद मानते हैं इसलिए आप नहीं मानते, लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो जाएंगे। तो कांग्रेस की लीडरशिप ने तय किया कि भैया ये आने वाला नहीं है, तो इस बात की फजीयत हो कि वो छोड़ के किसी दिन चले जाएं और फिर ये बात हो, उससे पहले ये तय किया। और कल की जो मीटिंग में, कल भी हमने चर्चा की थी इस पर, कल जो मीटिंग हुई थी और उसको जिस तरह से उन्होंने रिलीज किया था उसका मतलब ही था कि वो इनके साथ नहीं जा रहे, ये दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं। पार्टी छोड़ रहे हैं, सीधी बात पार्टी छोड़ रहे हैं। सर क्या खबर है? कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी से बेहतर एक दलित चेहरा अपना पुराना ढूंढ पहुंच के निकाल लिया है, शमशेर सिंह दूलो। वो पहले पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अच्छी छवि है उनकी, हाई फाई नेता नहीं है, वेल कनेक्टेड नेता नहीं है दिल्ली में, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं कई मौक़ों पर। वो अभी 1 दिन पहले राजा अमरिंदर सिंह बड़िग उनको लेके आए, मीडिया के सामने भी पेश किया कि ये हैं असली नेता, ये हैं कांग्रेसी असली खांटी जो समय के साथ नहीं बदलते, इनकी लॉयल्टी पक्की है। तो चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना था और शमशेर सिंह दूलो को दोबारा से दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी। कांग्रेस और चन्नी दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय कह दिया, मतलब मुझे लगता है मन बन गया है, खाली कहने की बात बाकी है। तो ये तो खैर बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसका असर क्या होगा पंजाब के इलेक्शन पर? अब चन्नी अगर बाकी अलग राह लेंगे, अब वो क्या करेंगे? लोग कह रहे थे बीजेपी से बात चल रही है उनकी, त्रिपाठी जी ने एक दिन कहा था अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, पुरानी कंपनी छोड़नी ही है, तो कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मतलब हर किसी को अपने जिसको कहेंगे भविष्य की संभावनाएं तलाशने का अधिकार है। तो चन्नी भी वही कर रहे हैं, रंधावा भी वही कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का रुख है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ये नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति अचानक खड़ा हो जाए और कहे कि मेरे लिहाज से पार्टी चलाइए।
ये नहीं हो सकता है। और ये चला कर देख चुके हैं, इन्हीं चन्नी को बना दिया था, क्या हाल हो तो गया? बनाया था, कुछ नहीं हुआ। और छोड़िए, एक और याद आ जाए, चन्नी जी तो उनके सामने सचमुच मुझे तो कोई व्यक्ति तो दिखता ही नहीं, वो आदमी थोड़ा पता नहीं क्यों लहरा गया। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, अपील भी थी, अपनी ताकत भी थी, क्या क्षमता थी, वाकपटुता थी, लेकिन इसी चक्कर में वो भी चले गए। सवाल यह है कि क्या पार्टी को कोई एक व्यक्ति ब्लैकमेल कर सकता है? क्या एक व्यक्ति अपने हिसाब से चला सकता है? मुझे इसमें बीजेपी का एंगल बताइए, चन्नी और बीजेपी की कोई ट्यूनिंग हो गई क्या? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। और कोई वजह नहीं हो सकती है कि कोई जहां मतलब राजनीति के इस दौर में, अब आम आदमी पार्टी से अभी तक तो कोई ऐसा संकेत या कुछ हुआ नहीं, और आम आदमी पार्टी में उनकी कितनी जगह बनेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बचता कौन है? भारतीय जनता पार्टी बचती। तो सवाल नहीं है जाने का, बीजेपी का जहां तक सवाल, बीजेपी क्या एक्स चीफ मिनिस्टर इकट्ठे कर रही है? पहले अमरिंदर सिंह जी, अब चन्नी जी। जरूरत है ना, पंजाब में 2022 के चुनाव में जिस तरीके से अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अमरिंदर सिंह नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी नाराजगी को लपका, उनसे कहा पार्टी बनाई, हमारे साथ गठबंधन में चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि अमरिंदर सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ का फायदा होगा, लेकिन अमरिंदर सिंह खुद चुनाव हार गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके से वहाँ संगठन पर काम किया। अब 7 राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के उनके साथ आ गए, संगठन के स्तर पर काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तरुण चुग को अभी वहाँ से राज्यसभा, मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा है, जो पंजाब से आते हैं। अब चरणजीत चन्नी भी एक दलित लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री है। तो 2022 में अमरिंदर सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर आई थी पार्टी, इस बार 2027 में चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री उसको लेकर आ रही है। अब चन्नी दलित है, और चन्नी ने तो दूसरा प्रस्ताव दिया था कांग्रेस को। चन्नी ने कहा मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे हो, कोई बात नहीं, आप मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रहे हो, 50 सीटें मेरे आदमी को टिकट में फाइनल करूंगा। तो ऐसा थोड़ी पार्टी चलती है। बात तो वही होगी, मतलब वही था, पार्टी ने मान लिया कि चरणजीत चन्नी का जाना तय है, अब जाएंगे। अब ये देखने बात है, वो अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस को भी लग गया कि ये आदमी अब रहने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, या ये हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। अब ये अलग पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाते हैं, जब भारतीय पीछे बीजेपी हैंड क्लियर दिख रहा है। निश्चित। आगे अगली खबर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में खूब चर्चाएं चली कि शरद पवार जी की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है या कांग्रेस में मर्ज हो सकती है। मैं भी एनडीए वाली पक्ष की बात आपको बताता हूं। तो इस पर देवेंद्र फडणवीस का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा बड़ा साफ साफ कि एनडीए में जितनी पार्टियां हैं उतनी ही रहेंगी, कोई और पार्टी नहीं आने जा रही, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है किसी और पार्टी को लेने की। तो रिपोर्ट ने पूछा होगा एनसीपी, तो उन्होंने कहा एनसीपी तो ये खड़ी मेरे बगल में, एनसीपी मतलब अजीत पवार जी की पार्टी से, उनकी वाइफ है, क्या नाम, सुनेत्रा पवार जी की पार्टी। बोले ना मैं कभी इनकी पार्टी तोड़ूंगा, ना मैं कभी शिंदे जी की पार्टी तोड़ूंगा, उनका कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं आएगा और जगह भी नहीं है। महाराष्ट्रातनं एनडीएमध्ये कुठला नवीन पक्ष येणार, आता जे पक्ष आहेत तेच पक्ष राहतील, कुठलाही नवीन पक्ष आता एनडीए मध्ये येण्याची आमची कुठली चर्चा नाही। आम्ही सोबतच्या कोणालाही तोडण्याचा प्रयत्न करत नाही। जे त्यांच्यासोबत आहेत, म्हणजे शरद पवार साहेबांच्या पक्षात जे खासदार आणि आमदार आहेत त्यांना कोणालाही तोडण्याचा आमचा प्रयत्न नाही। सर, शरद पवार की पार्टी के किसी व्यक्ति को तोड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है और एनडीए में हम किसी और दल को नहीं लेंगे। अब जब फडणवीस साहब ने कह दिया है, लेकिन एक लाइन सुन लेना, उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एनडीए में नहीं लेंगे, ये बोला उन्होंने। अब दिल्ली एनडीए में आ जाए तो बात दूसरी है ना, और उसको अंतिम वाक्य के तौर पे नहीं लेना चाहिए ना राजनेताओं की बात को। ऐसे तो टूट और तोड़ने में बहुत अंतर है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि पूरी पार्टी साथ आ रही हो, फिर तो टूट नहीं होगी ना। यदि शरद पवार जी की पूरी एनसीपी आ जाए, वैसे तो समीर जी ज़्यादा बता सकते हैं, समीर जी को वहाँ पर पता रहता है कौन कौन से हैं, वो तो एक एक एमपी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा एमपी जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन अभी तो ये उद्धव ठाकरे की भी पार्टी को तोड़ा ही था ना, अब इतना क्या डब्बा फुल हो गया है कि उसमें जरा सी जगह नहीं बची है। थोड़ा सा हिलाएंगे तो जगह बन जाएगी ना। उन्होंने डिसइंटरेस्ट सा शो किया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी पार्टी में। इस समय राजनीति को कवर करते करते इतनी बात समझा कि जो राजनेता कह रहे हैं ना, कम से कम उस बात को मत मानिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है सर। नहीं है सर, महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है, दिल्ली को तो जरूरत है ना सांसदों की। तो आमदार खासदार बोल दिया ना उन्होंने। हाँ, तो दिल्ली महाराष्ट्र के लिए बोला, उन्होंने कहा महाराष्ट्र एनडीए को जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में उनको जरूरत नहीं है। अब दिल्ली को होगी तो दिल्ली देखिए अपने पास। ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। टीएमसी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। शरद पवार जी का दर्द आप लोग नहीं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बेचारे इस हाल में है कि कोई उनको लपक के लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भी नहीं ले रही है, भाजपा भी नहीं ले रही है, उनका हाल बड़ा बुरा हो गया है।
अब मतलब ये दिन भी आएंगे महाराष्ट्र के इस नेता के, किसने सोचा था? वरना तो ये तय करते थे ना कि अच्छा तुम कहाँ जाओगे, आज तुम बैठो, आज तुम खड़े हो जाओ। महाराष्ट्र की राजनीति को देवेंद्र फडणवीस ने वहां लाकर खड़ा कर दिया है। इसकी बात करिए, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति को यूं समाप्त कर दिया है, इसको ऐसे सोचिए। वरना तो लोग किताब लिख के कर गए थे कि कितनी बड़ी बड़ी किताबें और क्या क्या लिख दिया गया था। शरद पवार तो मतलब कितने गजब के रणनीतिकार हैं। हालांकि अब उनकी जो उम्र है उस पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि बिस्तर पर पड़े पड़े भी ये भाई साहब माने नहीं। और क्या सर आपने एक शब्द कहा था, सत्ता के निर्लज्ज नशेड़ी। किसका था ये डायलॉग? ये समीर जी का है, इसीलिए मतलब इनका कॉपीराइट है तो इसलिए इन्हीं की तरफ करके कह रहा हूँ। फिर तो इसलिए कहना पड़ा, वरना सोचिए आप इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की तरह से यूज कर रहे हैं उसको, कॉपीराइट नहीं, हम तो देके ही यूज कर रहे हैं जी। तो मतलब होना तो ये चाहिए था कि इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राजनीति, लेकिन आप इच्छुक हैं इसीलिए तो बार बार चर्चा हो रही है। अरे एक खबर छूट गई, अभी हम लोग पहले उसको लेने वाले थे तो वहां समय निकल गया। चंपत राय जी की खबर भी निकलवा लीजिए, बात तो करें। चंपत राय जी ने कल 2 चिट्ठियां लिखी है भाई, एक SIT को लिखी है और एक राम भक्तों के नाम लिखी है। उससे पहले आपको SIR की बात बता देता हूं, ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। इसमें कैविएट है मेरा कि ये खबर परसों की है, परसों का बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बयान है, इसलिए इस पर बात होनी चाहिए थी, छूट गई थी खबर ये। ओवैसी साहब वहां तेलंगाना में जोर लगा रहे हैं कि किसी का भी वोट बनने से ना छूटे, तो वो कैंप भी लगा रहे हैं, कैंप लगवा के लोगों के वोट बनवा रहे हैं हैदराबाद में अलग अलग जगह पर। तो वहां उन्होंने एक जिक्र किया अमित शाह का, और उन्होंने कहा कि इन्होंने अभी डेमोग्राफी चेंज पर एक कमेटी बनी है, कमीशन बना है। उन्होंने कहा ओवरऑल भारत में अभी तक 6 करोड़ वोट SIR में काटे जा चुके हैं। अब इन 6 करोड़ लोगों की पड़ताल शुरू होगी, ये कौन है, इनके कागज फिर पूछे जाएंगे, जांचे जाएंगे कि इनका वोट नहीं बना मतलब ये डाउटफुल है। और उन्होंने कहा कि अमित शाह को मैं हल्के में नहीं लेता, ये आदमी कच्चे काम नहीं करता। तो ये अगर कुछ कह रहा है तो पूरी तैयारी के साथ कह रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरा ये डाउट है कि ये इसके बहाने, डेमोग्राफी मिशन के बहाने देश में NRC लागू करेंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको यह बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम SIR में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली NRC करना चाहते हैं। ये SIR एक आसान काम नहीं है, और ये खुल के बोल रहा हूं, ये इंक्लूसिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सक्लूजन के लिए बनाया गया है। ओवैसी जी की बहुत सी बातों से असहमत होते हुए कुछ पर सहमत भी होना पड़ेगा। उन्होंने कहा अमित शाह कच्चे काम नहीं करते, इस पर कोई असहमत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि NRC लाने वाले हैं कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि नहीं ऐसा सरकार ने बताया, लेकिन लाना तो चाहते थे। ये तो अमित शाह का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि NRC हम लाना चाहते हैं। नहीं आ पाया था CAA के वक्त, जब देश के अंदर विवाद हो रहा था, उस वक्त अगले चरण वही बताया गया था। तो ऐसा तो नहीं कि सरकार ने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन क्या SIR के बहाने, डेमोग्राफी मिशन के बहाने NRC देश में लाया जाएगा, ये उनका सवाल है। जी त्रिपाठी जी। नहीं, इसमें संदेह क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस मामले में तो नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी स्पष्ट रही, अमित शाह बहुत स्पष्टता से कहते रहे, और NRC तो इस देश की पहली शर्त है। मुझे लगता है कि सारी जो प्रक्रिया हो रही है, सारी जो एक्सरसाइज है, वो उसी की तरफ जा रही है। और इंक्लूजन की एक्सरसाइज ये होगी क्यों भाई? ये एक्सक्लूजन के लिए है। इस देश के नागरिकों के अलावा सबको देश से बाहर निकाल कर करना है। इसी के लिए तो मैंडेट मिला है मोदी शाह को, और किस चीज के लिए मिला हुआ है? और अमित शाह वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दबा छिपा के कर रहे हैं, चोरी छिपे तो कर नहीं रहे। वो बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो बता रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है। NRC तो नहीं बोलती सरकार, नहीं NRC अब इधर नहीं बोलती है, लेकिन वो तो बाकायदा बोल चुके हैं कि पहले NRC होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मैं कह रहा हूं कि मतलब एक ऐसा डेटा बैंक जिसमें भारत के हर नागरिक का नाम होगा। अच्छा ये बताइए, इससे सुंदर क्या होगा?
भारत का हर नागरिक वो पूरी तरह से फुल प्रूफ हो, ये रोज रोज की डिबेट खत्म हो कि नागरिक कौन है कौन नहीं है। राशन कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक, वोटर आईडी कार्ड से लेकर दूसरे जाने क्या क्या उन डॉक्यूमेंट से। और मेरा तो ये मानना है कि एनआरसी जिस तरह की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को खतरा है, पहली शर्त है तुरंत करना चाहिए। जो ओवैसी जो डर रहे हैं उनको इस अभियान में साथ देना चाहिए। उनको जो शक हो रहा है, आप कह रहे हैं वो होना ही चाहिए। नहीं, शक जैसी बात ही नहीं है, ये पक्के तौर पर होना। अमित शाह ये करेंगे ही करेंगे, एनआरसी करेंगे बिल्कुल। चलिए अगली खबर राम मंदिर की आपको मैं बता देता हूं। राम मंदिर केस में दो नई बातें हैं। कल चंपत राय जी ने पहले शाम को एक चिट्ठी लिखी, फिर उसके बाद उनकी एसआईटी को एक लिखी चिट्ठी थोड़ी देर के बाद वो सामने आ गई। इससे पहले आज सुबह उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी, यही फेस बन गए हैं ट्रस्ट का, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी। इनके बीच करीब 2 घंटे मुलाकात हुई और थोड़ी देर पहले स्वामी गोविंद देव गिरी से मिलने के लिए पहुंचे हैं गोपाल राव। इनका भी बड़ा नाम चला था कि गड़बड़ झाले में इनका भी कुछ रोल है। आज पुलिस भी सुबह सुबह अयोध्या जेल पहुंच गई। वहां से 3 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश और करुणेश पांडे, इनको 1 दिन की रिमांड पर लिया। इनसे पूछताछ होगी, साथ ही इनके ठिकानों पर भी पुलिस इनको लेकर के जाएगी। चोरी की रकम, सामान वगैरह और बरामदगी की जाएगी। चंपत राय जी की चिट्ठी में क्या था? चंपत राय जी ने पहले जो चिट्ठी एसआईटी को भेजी वो बता देता हूं आपको। एसआईटी को भेजी गई चिट्ठी में चंपत राय ने चढ़ावा चोरी का ठीकरा सीधे अनिल मिश्रा पर और स्टेट बैंक के मैनेजर पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की गिनती की एसओपी तय करने के लिए 5 फरवरी 2025 को स्टेट बैंक के साथ एक एमओयू हुआ था। यह मेरी जानकारी में नहीं था, इस पर मेरा सिग्नेचर भी नहीं है और इसमें गिनती करने की प्रक्रिया के सारे नियम नियमावली नहीं बनाई गई और जो थे वो फॉलो भी नहीं किए। वो कहेंगे भाई जो लेटेस्ट एमओयू है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, तो गिनती कैसे करा रहा है कोई, मेरा रोल नहीं था इसमें। उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी एमओयू हुए सब पे मेरा दस्तखत है सिवाय इसके। उन्होंने कहा 2024 में एमओयू मैंने किया था, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल थे हम उसको निभाते थे। फिर 2025 में ये बदल गया, इस पर अनिल मिश्रा का सिग्नेचर है, बैंक का वो मैनेजर है। उनसे पूछिए आप कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे उन्होंने कहा पहले हम जमीन पर बैठ के गिनती करवाते थे, ये नया एमओयू 2025 के बाद इसका लोग कुर्सी पे बैठ के एमओयू करने लगे, छिपाने बहाने में आसानी हो जाती है ना। तो उन्होंने कहा कि हमको जब पता चला चोरी का, हमने तुरंत दोबारा बैठ करने के लिए व्यवस्था कर दी। उन्होंने कहा कि हमने जब एमओयू किया था तो ये सींचे वगैरह हमने लगवाए थे लोहे के बाहर, हमारे में फ्रिस्किंग की व्यवस्था भी थी, हमारे में व्यवस्था थी कि कपड़े की जेब नहीं होगी जो कपड़ा पहनेंगे। अब लेकिन सब लोग जेब वाला कपड़ा पहन रहे थे। और स्टेट बैंक की वो गलती इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये इंश्योर करना कि गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं नहीं, ये तो स्टेट बैंक का काम है ना। स्टेट बैंक ने ही एडहॉक भर्तियां कर दी। जो लोग जो थे, क्या कहते थे उनको सर, अस्थायी नियुक्तियां पैसे गिनने के लिए, कर्मचारी पैसे गिनने वाले में उस काम को आदमी लगा जो उस लायक नहीं था। तो ये सब एसबीआई ने किया, तो एसबीआई से जो है ये पूछा जाए। राम भक्तों को चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मैं अभी खामोश हूं, जांच पूरी हो जाएगी तब तक खामोश रहूंगा और उसके बाद मैं अपना पक्ष रहूंगा। मेरे ऊपर बहुत अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, अपना पक्ष रखने का मौका तो हर व्यक्ति को मिलता है, मिलना चाहिए। और पहली बार उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल करते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की है, तो राम भक्तों को इंतजार करना चाहिए कि जब वो अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो क्या कहते हैं। दूसरी बात, तकनीकी रूप से वो सही है, अगर एमओयू हुआ है और उस पर उनके साइन नहीं उससे पहले वालों पे हैं तो सवाल उठाने का हक तो उनको है। लेकिन जब उनको चोरी की बात पता चली तो खाली उन्होंने काउंटिंग का अरेंजमेंट बदलवा दिया या उसके अलावा भी उसको आगे कहीं तार्किक रूप से लेके गए, वो सवाल का जवाब तो उनको देना पड़ेगा। दूसरी बात, चोरी की रकम जैसे उन्होंने बरामद कराई पुलिस ले जाके अपने साथ, क्या वो कानूनी सम्मत था? अगर उनका इंटेंशन गलत नहीं था तो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते, एफआईआर होती, जो रकम बरामद हुई है वो ट्रेजरी में जमा होती, लोगों की जानकारी में आनी चाहिए। ठीक है, तो कई सवाल अभी अनुत्तरित हैं। ओके, बट ठीक है कि हाँ, उनको अपनी बात कहने का अधिकार बिल्कुल है, हर व्यक्ति को होता है। अब मैं आपको एक खबर बताता हूं सर, मेरी इस खबर पर नजर पड़ी और खबर है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन क्या ये होना चाहिए और क्या पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, मेरा आपसे सवाल होगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने निकाह के नियम बदल दिए। अब नए नियम के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ निकाह करता है तो वक्फ बोर्ड की परमिशन के बाद निकाह होगा। छत्तीसगढ़ में अब वही मौलाना निकाह पढ़वाएंगे जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे। दूसरे राज्यों के मौलानाओं को छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़वाने की इजाजत ही नहीं है। अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की का निकाह हो रहा है तो पहले उसके घर वालों को जानकारी देनी होगी, घर वालों की सहमति लेनी होगी, वक्फ बोर्ड की परमिशन लेनी होगी, तब जाकर के वो निकाह हो पाएगा। इस पर एतराज किया जा रहा है कि ये काम वक्फ बोर्ड का है ही नहीं। वक्फ बोर्ड कौन होता है निकाह के नियम बताने वाला? लेकिन क्या कहा गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो देख लीजिए। तो अधिकतर कार्यालयों में
उर्दू नहीं आती है, तो उसके कारण अब निकाहनामा हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा और उर्दू में भी रहेगा। एक ही प्रोफार्मा में तीनों लैंग्वेज रहेंगी, वो चेंज किया गया है। और उसके बाद जो भी निकाहनामा होगा, बच्ची का भी आधार कार्ड उसमें इन्वॉल्व रहेगा, उसके बाद जो बच्चे का है और जो मौलाना निकाह करा रहा है उसका भी नंबर होना चाहिए। क्या अधिकतर मौलाना बाहर के आते हैं, बिना जानकारी के निकाह कर देते हैं। दूसरे धर्म की बच्ची रहती है और मुसलमान बच्चा रहता है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है नहीं मौलाना का। मौलाना का अधिकार क्षेत्र ये है कि जो इस्लाम के अनुयायी है उनका ही आप निकाह करा सकते हो। दूसरे धर्म की बच्ची की शादी हो रही तो आपको कोर्ट मैरिज करिए, कोर्ट में आवेदन लगाइए, उसके बाद निकाह करिए। निकाह भी जब तक नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने कोर्ट मैरिज किया है। ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। एक और दो नियम और बताया कि आधार कार्ड सबका लगेगा और दूसरा निकाहनामा केवल उर्दू में नहीं होगा, ये हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा ताकि सबके सब लोग उसको पढ़ सकें, देख सकें। थोड़ा पटरी पे तो वक्फ बोर्ड आया, लेकिन उन्होंने जो कहा कि भाई अगर दूसरे धर्म की लड़की से आप शादी कर रहे हो तो आपको वक्फ की परमिशन लेना, वक्फ बोर्ड की परमिशन लेना पड़ेगी। आपको ये कह देना चाहिए था कि भाई दूसरे धर्म की लड़की शादी करोगे तो आपकी शादी को हम नहीं करवाएंगे, यहाँ पर अपने ही धर्म में आप शादी करोगे तभी वक्फ बोर्ड करवाएगा। उनको ये व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित करनी थी। और लेकिन ठीक है कि उन्होंने कहा कि भाई उर्दू में भी कर देंगे, अंग्रेजी में भी कर देंगे अपने और हिंदी में भी कर दिया जाएगा। उन्होंने कोशिश शुरुआत की और मुझे लगता है कि ये पैटर्न को उनको थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहिए और पूरे देश के अंदर ये सिस्टम लागू होना चाहिए। अभी जिस तरीके से मनमानी चली, लेकिन ऐसा है कि छत्तीसगढ़ का वक्फ बोर्ड ये तय तो कर नहीं सकता कि बाकी के वक्फ बोर्ड क्या करेंगे क्या नहीं। डोमेन पर बात हो रही है कि ये डोमेन ही नहीं है इनका। नहीं, डोमेन इनका नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छी शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम एक अच्छी शुरुआत है कि एक दो कदम आगे तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा तो बाहर होगी नहीं इनसे। इसमें बस मेरे लिए एक ही है जो ऑपरेटिव पार्ट है कि दूसरे धर्म की लड़की को मौलाना कैसे विवाह करा सकता है, निकाह कैसे? बस एक लाइन की बात है। इसका मतलब वो अवैध काम करता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे अवैध काम करने वाले मौलानाओं को पकड़ें और सीधा जेल भेजें। एक लाइन की बात है। जिसको दूसरे धर्म में विवाह करना है तो स्पेशल मैरिजेज एक्ट है, जाइए आप न्यायालय के सामने शादी विवाह कीजिए। तो ये अब और मतलब वो और वही मौलाना निकाह पढ़वाएगा जो रजिस्टर करेगा अपने आप को वक्फ बोर्ड में। ये भी एक और एक खबर बताता हूं आपको, ये भी यूनिक खबर है। अहमदाबाद में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2008 में और कई 56 लोगों की उसके अंदर मौत हुई थी। लोअर कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा दी थी। हाई कोर्ट ने इन 38 के 38 लोगों की फांसी की सजा बरकरार रखी है और 11 को उम्र कैद की सजा दी गई थी, उसको भी उन्होंने बरकरार रखा और कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुए थे, 56 लोग इसके अंदर मारे गए थे। उस वक्त भी ये बात आई थी, लोअर कोर्ट का जब फैसला हुआ था कुछ साल पहले कि इतने लोगों को फांसी की सजा पहली बार हुई है। हाई कोर्ट उसको मेंटेन करे, ये और बड़ी बात है। देखिए, अगर अपराध हुआ और अपराधियों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उस आधार पर तो उसमें रियायत नहीं हो सकती। अगर लोअर कोर्ट में प्रूव हो गया, हाई कोर्ट ने उन साक्ष्यों को, गवाहों को मान्यता दी है, तो जितने भी लोग हों, और ऐसे मामलों में जैसे आपने बताया कि 56 लोग मारे गए, 70 मिनट में 21 धमाके हुए, तो कितने बड़े पैमाने पर दहशत और उतने लोग इन्वॉल्व होंगे ना उसमें, जनसंहार की साजिश रची गई होगी। तो उसके मद्देनजर जरूरी था कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त सजा मिले और समय से मिले। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो वहां भी प्रायोरिटी पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए और निपटारा होना चाहिए। आपने अच्छी बात छेड़ दी सर। 18 साल में तो वो हाई कोर्ट पहुंचा। 18 साल में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मानो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, डेली सुनवाई होना चाहिए थी, अब तक तो सजा हो जाना चाहिए। साल में थोड़ी फैसले होंगे सर सारे। खैर ये, लेकिन ये है कि अपने आप में बड़ा मामला था ये।